डेटा मेंबर को जरूर ऐड कर सकते हो, ठीक है, उसको एक्सेस करके। लेकिन अगर आपने फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, लुक दिस इज सम कोड, ठीक है ना, ये मेरे एक कॉम्प्लेक्स की मैंने क्लास बनाई हुई है, राइट। जस्ट फॉरगेट के क्लास के अंदर क्या है वो बात की बात है, राइट। अब मैंने फॉर एग्जांपल मैंने अगर करना है कि मैंने दो ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं इस क्लास के, मैंने इनिशियलाइज कर दिया इनके कंस्ट्रक्टर के थ्रू C1 और C2। आई वॉन्ट टू बी एबल टू डू C1 प्लस C2। अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास यहाँ पे एक ये दो मेरे पास इंटीजर्स हैं, रियल और इमेजिनरी के नाम से, राइट। बाय बाय डिफॉल्ट आप ये कर सकते थे कि व्हाट यू वुड डू इज यू वुड एक्सेस फॉर एग्जांपल C2 डॉट रियल और समथिंग इफ इट वाज पब्लिक, ठीक है। वैसे पब्लिक है नहीं, इसको पब्लिक बना देते हैं जस्ट फॉर द सेक, ताकि हमें गेटर सेटर बनाना ना पड़े। मैं इसको इसी के अंदर बता देता हूँ, राइट। पब्लिक वाले मॉडिफायर के अंदर डाल देता हूँ मैं, राइट, ठीक है। आई वुड हैव टू डू के C2 डॉट रियल ये है, इसको मैंने प्लस कर दिया C1 डॉट रियल से और समथिंग, इस तरह मुझे करना पड़ता है। I don't want to have to do that. I want to make a shortcut for myself, basically. ठीक है ना। There are two purposes to an operator overloading, कि आपने या तो अपना एक शॉर्टकट बनाना है अपने लिए, या आपने क्या कहते हैं अपने किसी स्पेसिफिक मकसद को अचीव करना है उस ऑपरेटर के थ्रू, राइट। तो अब ऑब्वियसली हमने बात की प्लस होता है, माइनस ऑपरेटर होता है, उसका सिंटेक्स क्या होता है वो भी देख लेते हैं ना क्लास वरना, राइट। हम स्टार्ट करते हैं। अब मेरे पास कोपायलट डला हुआ है, ये ऑटोमेटिकली मुझे कोड कंप्लीशन दे रहा है, और ये लिटरली वही जो गीक्स वाला कोड है वो मुझे उठा के यहाँ पे दे रहा है। बट ये कुछ ज्यादा ही, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनिंग, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड कोड है, तो उसको हम कुछ और क्लास बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक क्लास बनाई, उसका नाम है ऑपरेटर, राइट। उसके अंदर मेरे पास ओके दिस इज क्या कहते हैं फाइन, ये वाला कोड मैं यूज कर लेता हूँ, राइट। अच्छा, अब इस कोड के अंदर क्या हो रहा है, इस क्लास के अंदर क्या हो रहा है कि देयर इज अ पब्लिक इंटीजर ए, राइट। और वो मैंने जब मैं ऑपरेटर की क्लास ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, मैं इसको मैं इनिशियलाइज कर दूंगा, राइट। ये बेसिक मतलब कि ऊप वाला कोड है, इसके ऑपरेटर ओवरलोडिंग से इसका ताल्लुक नहीं है। यहाँ पे जब हम आते हैं, हमने टू ओवरलोड एनी ऑपरेटर फॉर अ क्लास, हम उस क्लास के अंदर उस ऑपरेटर का सिंटैक्स ये होता है कि फॉर एग्जाम्पल मेरे पास होता है, इसको मैं अभी कर देता हूँ वॉइड, राइट। आई कैन डू वॉइड ऑपरेटर प्लस, ठीक है। ऑपरेटर प्लस का मतलब है कि यू यूज ऑपरेटर व्हेनेवर यू वांट टू ओवरलोड एन ऑपरेटर, ठीक है। ऑपरेटर फॉलोड बाय द ऑपरेटर दैट यू वांट टू ओवरलोड, मैंने प्लस यहाँ पे यूज किया हुआ है। प्लस मीनिंग के जो आपके एडिशन वाला ऑपरेटर है वो ओवरलोड हो जाएगा। अच्छा, उसकी व्हेन यू वांट टू ओवरलोड समथिंग, बिकॉज आप वो कंप्यूटेशन दो ऑब्जेक्ट्स के दरमियान कर रहे होते हो, तो दैट्स व्हाई यू ऑलवेज पास इन अ रेफरेंस टू एन ऑब्जेक्ट। रेफरेंस आप इसलिए पास करते हो ताकि कॉपी ना बने, यू ऑल नो दिस, क्योंकि ये एम्परसाइन हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद आपने एक वो बना दिया। अच्छा, इसको भी हटा देता हूँ फॉर नाउ, एंड ऑल आई डू इज दिस, मैंने ये कंप्यूटेशन परफॉर्म कर दिया। नाउ इफ आई मेक एन ऑब्जेक्ट ऑफ दीज इनका, एंड आई कैन जस्ट डू obj1 plus obj2 एंड दिस विल एग्जीक्यूट, राइट। ये मुझे कोई एरर नहीं देगा। और क्यों नहीं देगा? बिकॉज मेरे पास ऑपरेटर प्लस ओवरलोड हुआ है। अब मैं इस कोड को अगर रन करूं, नथिंग विल बी प्रिंटेड, ऑब्वियसली मैंने कुछ प्रिंट नहीं कराया है अभी, लेकिन इट विल हाँ, इट वार्निंग जनरेट हुई है, बट दैट इज जस्ट वो इस कंस्ट्रक्टर के ऊपर, दैट इज फाइन। लेकिन द कोड हैज एग्जीक्यूटेड, मीनिंग देयर इज नो एरर, मतलब कि ये ऑपरेटर मैंने सक्सेसफुली ओवरलोड कर लिया है, राइट। यहां तक अभी तक किसी का सवाल है? इफ आई एम गोइंग टू फास्ट तभी बता दे, यू कैन टेल मी, ओके। अच्छा ठीक है, I'm gonna just assume कि भाई अभी कोई सवाल नहीं है, ओके। ठीक है, अब सीन ये था कि अभी तो मैंने obj1 और obj2 को ऐड कर दिया, ऑब्जेक्ट 1 ऑब्जेक्ट 2 को, और यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट का वो जो पास हो रहा है ऑब्जेक्ट, विच इज बेसिकली ऑब्जेक्ट 2, और जो ऑब्जेक्ट 1 है वो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है। कॉलिंग ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि ऑब्जेक्ट 1 का ऑपरेटर ओवरलोड वाला फंक्शन कॉल हो रहा है और ऑपरेटर के अंदर ये जा रहा है, राइट। तो नाउ व्हाट इफ, अब मैंने ये तो कर दिया, बट फॉर एग्जांपल आई वांट टू मेक अ न्यू ऑब्जेक्ट, ऑपरेटर ऑब्जेक्ट ट्री, और मैं चाहता हूं कि
ऑब्जेक्ट 3 के अंदर स्टोर हो जाए, ये जो मेरे पास वो था। बट द प्रॉब्लम विद दिस इज, यहाँ पे एरर आ गया, बिकॉज वो रिटर्न टाइप जो है इस ओवरलोडर की, इस ऑपरेटर ओवरलोडर की, वो void है। since void है, I can't assign object 3 इनके सम के लिए, right? Because it will just compute it, कोई चीज रिटर्न नहीं हो रही। तो obviously what I want to do is I want to be able to assign the sum to something, right? तो मैंने ऑपरेटर इसकी रिटर्न टाइप बना दी, right? And obviously then I will, अब फिर इसलिए I will create a temporary object अंदर, राइट? उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया, और मैंने इसी के जो एक तो वो कर दिया, सेट कर दिया, और मैंने रिजल्ट रिटर्न कर दिया, राइट? नाउ इफ आई डू दिस, मैंने ऑब्जेक्ट 3 को ऑब्जेक्ट 1 प्लस ऑब्जेक्ट 2 कर दिया, एंड नाउ आई वांट टू फॉर एग्जांपल प्रिंट ऑब्जेक्ट 3 की ए की वैल्यू। लॉजिकली बिकॉज मैं दोनों को ऐड कर रहा हूं, अब 30 वैल्यू होनी चाहिए, राइट? तो इफ आई डू, होल्ड ऑन, कंट्रोल सी, तो ये रन हो रहा है 30, राइट? Object 3 की एक ही value 30 and these two were added successfully. So basically this function was called, and if you want to check if this function is actually called, I can just add a random cout statement, for example, over here. Yeah, this is called, this was called, okay? मैं ये भी डाल देता हूँ इधर। See, this was called, मतलब कि उसने इस ऑपरेट इंस्टेड ऑफ जो C++ का अपना ऑपरेटर होता है, उसने इस फंक्शन को कॉल किया, राइट? तो हमारा मकसद कंप्लीट हो गया। यू कैन डू दिस फॉर माइनस एज वेल, फॉर एग्जाम्पल, और मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट अगर कर दूं इसको, तो अब यहाँ पे भी आई वुड डू दिस, बिकॉज मैंने माइनस का ऑपरेटर ओवरलोड किया। तो अब 10 माइनस 20 होगा, तो आई बिलीव -10 आना चाहिए, राइट? तो लेट्स सी, होल्ड ऑन, ऑब्जेक्ट 3 सेव नहीं था, ओके, कंट्रोल सी, मिसिंग क्लोजिंग ब्रैकेट मे बी, yes, this was called -10, right? Because मैंने subtraction का ऑपरेटर ओवरलोड कर दिया। अच्छा, अब this is all good, अब हम आते हैं असल चीज में, like the main thing. अच्छा, there is one more thing, there is an important thing कि by default C++ के अंदर जो equal का ऑपरेटर होता है ना, वो already overloaded होता है for objects। मतलब कि I don't need to specifically say कि भाई अगर मैं ऑब्जेक्ट एक को दूसरे ऑब्जेक्ट पे असाइन कर रहा हूँ, तो मुझे उस ऑपरेटर को ओवरलोड करना चाहिए। like I can say कि ऑब्जेक्ट 1 can become ऑब्जेक्ट 2 for example, that will happen, ठीक है? तो उसके लिए कोई इश्यू नहीं होता। अच्छा, बट अब जो मेन चीज है ना, जो ऑफन आपका सवाल भी आता है फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, वो ये होता है कि आपके जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स ऑपरेटर्स होते हैं ना, उनको कैसे ओवरलोड करते हैं, और उन दोनों में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं कि ये प्रीफिक्स ओवरलोड हुआ हुआ है या पोस्टफिक्स वाला ओवरलोड हुआ हुआ है। और उसके लिए लेट्स गो टू ये वेबसाइट, ओके। तो because इनका ऑपरेंड एक ही है, ऑपरेंड मतलब कि जी इंस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट इज कॉलिंग इट इज जस्ट वन, राइट? उसके दो चीजों के ऊपर वो ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा, वो एक के ऊपर हो रहा है, राइट? तो अब जो प्लस प्लस का ऑपरेटर है, वो अगर मैंने ओवरलोड करना है, तो दिस इज द फंक्शन। अब मैं फॉर एग्जांपल इसको कॉपी करके मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, राइट? मैंने ये किया, लेकिन ऑब्वियसली आई विल इंक्रीमेंट द ए की वैल्यू, बिकॉज ए इज माय डेटा मेंबर इन दिस फंक्शन, ओके। तो अब मेरे पास ऑपरेटर प्लस प्लस हो गया। इफ आई वांट कि मैं अब फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट, चलो ऑब्जेक्ट 1 का जो है को हम कर देते हैं प्लस प्लस, हम पोस्टफिक्स वाले प्लस प्लस कर रहे हैं, राइट? तो ये ऑपरेटर ओवरलोड होना चाहिए। दिस शुड वर्क, आई एम नॉट श्योर व्हाई कि ये क्यों कह रहा है, ओके वेट, होल्ड ऑन, ओके 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 ओके, सॉरी माय बैड। अच्छा, तो दिस इज ओवरलोडिंग द प्रीफिक्स ऑपरेटर, राइट? अगर मैं इसको रन करूं, तो मैं इसकी वैल्यू प्रिंट नहीं कराई, होल्ड ऑन, सी आउट ऑब्जेक्ट 1 का ए। अब ऑब्जेक्ट 1 का जो ए था दैट वाज इनिशियलाइज्ड विद 10,
लेकिन अब इसकी वैल्यू 11 होनी चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट वी आर डूइंग ओवर हियर। एज यू कैन सी 11 प्रिंट हो रहा है, राइट? तो अब हो क्या रहा है यहाँ पे वी आर ओवरलोडिंग द प्रीफिक्स ऑपरेटर ऑफ प्लस प्लस। ठीक है ना, अगर आप प्लस प्लस इस तरह डाल रहे हो तो प्रीफिक्स वाला ओवरलोड हो रहा है। इफ आई वांट टू ओवरलोड द पोस्टफिक्स वाला एडिशन ऑपरेटर, तो व्हाट आई डू इज आई विल राइट इंट। एग्जैक्टली, हम यहाँ पे प्लस प्लस करके हम अंदर एक रैंडम बस प्लेस होल्डर के तौर पे जस्ट टू डिफरेंशिएट बिटवीन प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स हम इंट पास कर रहे हैं, और अंदर हम वो पोस्टफिक्स वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? तो अगर मैं यहाँ पे ये वाला ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा हूँ, नाउ इफ आई डू, इसको मैं हटा के I say object 1 plus plus, it should return 11 as well still. Yeah, 11 return हो रहा है because now ये अब वो हो रहा है postfix वाला कॉल हो रहा है। ओके, तो यहां तक अभी तक सबको समझ आई? Are there any questions? What happens to pointers when we do? हाँ एग्जैक्टली, जब आप ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट करते हो तो पॉइंटर्स होते हैं शैलो कॉपी। शैलो कॉपी मीनिंग आपकी रेफरेंस की कॉपी हो रही है। तो अगर आप उन पॉइंटर्स, फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 1 के अंदर आप प्लस कर रहे हो, तो वो फॉर एग्जांपल जो, एक मिनट होल्ड ऑन, लेट मी एक्सप्लेन दिस ओवर हियर। अच्छा, इस तरह होता है कि अगर मैं फॉर एग्जांपल ऑब्जेक्ट 2 को कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट 1 के इक्वल, राइट? तो अगर मैं ऑब्जेक्ट 1 के कोई पॉइंटर को बाद में जाके, पॉइंटर की वैल्यू को मैं फॉर एग्जांपल मैं प्लस प्लस करता हूं, तो वो ऑब्जेक्ट 2 के अंदर भी चेंज होगी बिकॉज पॉइंट द एड्रेस रेफरेंस टू दैट पॉइंटर इज नॉट चेंज्ड, वो स्टिल सेम रह रहा है। तो इसलिए इफ यू वांट टू लाइक मेक श्योर कि डीप कॉपी हो, या तो आप इंडिविजुअली उसको कॉपी कंस्ट्रक्टर यूज करो, ठीक है, जो विच इज एक्चुअली द नेक्स्ट टॉपिक जो आप लोग कवर करोगे, ठीक है, या आप इक्वल का साइन खुद भी दोबारा ओवरलोड कर सकते हो, बट दैट इज नॉट रिकमेंडेड। वो हमेशा आप काम कॉपी कंस्ट्रक्टर से करते हो, राइट? तो that is the answer to your question. Sir, if we add with return type operator, then like, अच्छा, if you add with return type operator, मैंने जैसे समझाया, यहाँ पे अगर, अच्छा, you're saying कि यहाँ पे अगर आप क्या करो, यहाँ पे अगर मैंने फॉर एग्जांपल ऑपरेटर रिटर्न टाइप बना दिया, वो फिर एरर देगा। जो प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स वाले होते हैं, दे आर नॉट मेंट टू ओवरलोड विद अ रिटर्न टाइप लाइक दिस, बिकॉज अगर वो आप कर रहे हो रिटर्न टाइप, तो फिर अंदर फॉर एग्जांपल मैं अब अंदर एक ऑब्जेक्ट बना सकता हूँ, एक और लाइक टेम्पररी ऑब्जेक्ट जो मैं जीरो से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, ठीक है, और फिर मैं ये कर सकता हूँ कि जी टेम्प डॉट ए को दिस डॉट ए प्लस प्लस कर दूँ समथिंग, और मैं एंड पे आके रिटर्न करा दूँ टेम्प। बट आई डोंट थिंक दिस विल वर्क बिकॉज अगर मैं फॉर एग्जांपल ये प्लस प्लस कर रहा हूँ ऑब्जेक्ट 1 प्लस प्लस, दिस वाज मैंने प्रीफिक्स वाले को किया है, राइट? तो मैं व्हाट आई कैन डू इज आई कैन डू ऑब्जेक्ट 1 प्लस प्लस ऑब्जेक्ट 1, ताकि ये वाला पीस ऑफ कोड जो हमने अभी आपका बनाया है ये कॉल हो, राइट? तो ऑब्जेक्ट 2 को मैं अब सी आउट कर देता हूँ इधर, या ठीक है, ऑब्जेक्ट 2 को मैंने किया, दिस वाज प्रीफिक्स, और इसकी वैल्यू भी 10 ही आई है। हाँ, जिसकी वैल्यू 10 इसलिए आई है बिकॉज आफ्टर पहले ये मैंने प्रीफिक्स पे नहीं किया, मैंने पोस्टफिक्स पे किया, तो बिकॉज पहले ये असाइन हुआ है टेम्प की ए को, और फिर बाद में ये इंक्रीमेंट हुआ है जो ऑब्जेक्ट, जो कॉलिंग ऑब्जेक्ट है उसका, तो इसलिए ये 10 आई है। तो does that आंसर योर क्वेश्चन? इसी तरह होगा, इफ द रिटर्न टाइप इज void फॉर इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स, देन वी कांट डू। हाँ एग्जैक्टली, अगर रिटर्न टाइप void है तो आप यू कांट डू दिस, लेकिन अगेन यू डोंट नीड टू डू दिस बिकॉज दिस इज जस्ट you know complicating things for yourself और extra steps हो रहे हैं। अगर एग्जाम as far as I know एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा सवाल आता भी नहीं है, तो you don't need to worry about that I think। अच्छा, अब किसी के कोई क्वेश्चंस हैं या नहीं उसके अलावा? बिकॉज दिस इज लाइक द मेजर थिंग ऑपरेटर ओवरलोडिंग में, ये जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली है वो ये है, हाउ टू डू डिफरेंशिएट बिटवीन द प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वाला ऑपरेटर ओवरलोडिंग। एक में इंट आता है अंदर और एक में वो आता है। ये नहीं है कि आप प्लस प्लस यहाँ पे लगा रहे हो ऑपरेटर को प्रीफिक्स ये वाला है, ऐसा नहीं होता। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू कीप, दिस इज, मैं यहाँ पे कमेंट डाल देता हूँ, दिस इज पोस्टफिक्स, दिस इज प्रीफिक्स, राइट?
एंड मैं इसको वापस वो कर रहा हूँ बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड इस तरह. आई विल जस्ट डू a प्लस प्लस. एंड यहाँ पे बिकॉज यू कांट ओवरलोड दिस ऑपरेटर वाला, उसका रिटर्न टाइप मैच नहीं करता, तो ये इस तरह होगा. राइट. कैन एक्सप्लेन हाउ टू डू ऑब्जेक्ट 1 + 2 + 3? हाँ. अच्छा ठीक है. ओके. ओके श्योर. अगर ऑब्जेक्ट 1 + 2 + 3 में कर रहा हूँ ना, तो फिर व्हाट यू वुड नीड टू डू इज कि आपका जो फॉर एग्जांपल ये प्लस वाला ऑपरेटर है, मैं प्लस वाला ऑपरेटर ओवरलोड करता हूँ एंड आई विल रिमूव दिस. राइट. तो आई थिंक एज फार एज आई नो you would need to pass another object over here और उसके अंदर जाके too many parameters for this operator function. You can't do it. एक minute, let me try. Hold on. मैं एक और ऑब्जेक्ट बनाता हूँ. ऑब्जेक्ट 3 उसको मैं इनिशियलाइज करता हूँ 15 से फॉर एग्जांपल. and what I do is I create another object operator object 4 और मैं +2 plus object 3 करता हूँ. राइट. अच्छा. दिस विल वर्क एंड ये मैं बताता हूँ कि हाउ दिस विल वर्क. इसको मैं प्लस कर देता हूँ. अच्छा. अब ये इनिशियलाइज इस तरह हो रहा है 10 20 और 15 है, तो 30, सो इट शुड बी 45. am I not printing it? I'm not printing it. अच्छा. लेकिन something to note over here. यहाँ पे this was called was printed twice. उसकी वजह ये है कि पहले आपने देखो, पहले ऑब्जेक्ट 1 ने कॉल किया ऑपरेटर ओवरलोडेड और ऑब्जेक्ट 2 के साथ ऐड किया, फिर ऑब्जेक्ट 2 ने कॉल किया और फिर ऑब्जेक्ट 3 के साथ ऐड किया. इस तरह ये चलता है बिकॉज यू कांट इंक्रीज द नंबर ऑफ पैरामीटर्स हियर. इट जस्ट एज्यूम्स कि आपका 2 के दरमियान ही हो रहा है और वो बारी बारी फंक्शन कॉल हो रहा है. राइट. तो मैं अगर इसको रन करता हूँ, डिड आई नॉट, मैंने सेव नहीं किया, सॉरी. 45. सी. सो इट्स वर्किंग. ओके. इफ only have y plus operator then only, yes, then only object plus plus will work. आप prefix वाला उस पे नहीं लगा सकते फिर, because आपने सिर्फ postfix वाला overload किया. How will we overload and relational operators? Relational operators, इसका मुझे सिंटेक्स का आई एम नॉट श्योर बिकॉज आई डोंट थिंक हमने ये कभी किया था. ये आपको पढ़ाया है उन्होंने? लाइक इज इट रिक्वायर्ड कि आप जो पॉइंटर वाले रेफरेंस और डी रेफरेंस वाले ऑपरेटर्स हैं उनको वो लोड करो? अभी देख लेते हैं. आई एम नॉट श्योर क्योंकि वी नेवर डिड दैट. The one is only relation. अच्छा ठीक है. This one is incoming. Only relation like ठीक है. Greater less than equal ये वाले आ रहे हैं. Okay. इन वाले को भी देख सकते हैं. We'll just अच्छा operator में तो obviously you can just like write it like this and return whatever value or whatever information that you want to put in it. इसमें हमेशा यू ऑलवेज पास इन कॉन्स जस्ट ताकि आपका जो एक्चुअल पास पैरामीटर वाला ऑब्जेक्ट है वो चेंज ना हो सके. रेफरेंस तो आपने पास करनी करनी होती है. एंड देन यू जस्ट व्हाटएवर अंदर वाला तो जो लाइक फंक्शन की बॉडी होती है ना, उसमें तो आपने जो मर्जी कराना है करा दो बिकॉज दैट इज इन एसेंस व्हाट यू आर ट्राइंग टू डू. राइट. तो लेकिन इसकी रिटर्न टाइम हमेशा भूल होगी बिकॉज यू आर ओवरलोडिंग एन ऑपरेटर जिनकी मकसद ही ये है कि आपको एक ट्रू या फॉल्स वैल्यू रिटर्न करनी है. राइट. तो आप फिर ये बुलियन करोगे ग्रेटर देन और इक्वल टू. आप लिटरली बस जो आपका रिलेशन ऑपरेटर है ना वो लिख दोगे एंड इट विल बी ओवरलोडेड और फिर आप उसको यूज कर सकते हो. तो इज दैट क्लियर? इज दे कुछ और चीज हम मिस कर रहे हैं? इज लाइक ऑपरेशनल ऑपरेटर ओवरलोडिंग से जो कवर नहीं हुई. लाइक हमने बेसिक ऑपरेटर्स पढ़ लिए, हमने प्रीफिक्स पोस्टफिक्स वाले पढ़ लिए एंड या ऑफ कोर्स जो माइनस माइनस है प्लस फॉर प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स वो भी इट्स द सेम एज प्लस प्लस वाला. तो
Does precedence matter in operator overloading? Yes, it does. It does. By default, जो precedence operators की होती है ना, वही वाली फॉलो हो रही होती है हमेशा. जैसे आपने देखा था, लाइक फॉर एग्जांपल, अब प्रेसिडेंस है ना, प्लस प्लस की एक प्रेसिडेंस थी, हमने वो असाइन किया था एक वैल्यू को, लेकिन वो चेंज नहीं हुई थी ऑब्जेक्ट टू के लिए, बिकॉज दैट वाज पोस्ट फिक्स. ठीक है, वो फंक्शन के अंदर पोस्ट फिक्स में वो उस तरह असाइन हो रहा था. तो फिर जो प्रेसिडेंस बाय डिफॉल्ट सी प्लस में है वो रहती है. प्रेसिडेंस आप चेंज नहीं कर सकते. So, is there anything we're missing? We covered basic, addition, subtraction वगैरह. Can you explain कि line 42 के left to right चलेगी या right to left? Line 42. Line 42. अच्छा, एक मिनट. इसको explain करने के लिए ना, what I can do is, I have an idea. What I can do is, मैं operator, एक मिनट, ये है ना, this was called में. What I can do is, मैं यहाँ पे object जो pass हो रहा है, मैं इधर वो डाल देता हूँ, passing object की a value. ठीक है, मैं इसको प्रिंट करा देता हूँ. अब मैंने जब ये कराया तो लेट मी डू दिस एंड वहां से पता चल जाएगा. अच्छा, 20 पहले प्रिंट हुआ तो ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, राइट टू लेफ्ट नहीं चल रहा. राइट, बिकॉज पहले 20 कॉल हुआ है. डिड एवरीवन गेट दिस? बिकॉज पहले ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू प्रिंट हुई तो कॉलिंग ऑब्जेक्ट पहले टू था. ठीक है, और फिर क्या कहते हैं वो था 15. सॉरी, माय बैड. कैन आई रिफ्रेस? जो राफे भाई का क्वेश्चन था ना, उसमें इट इज गोइंग राइट टू लेफ्ट. माय बैड, मैंने गलती से वो एक्सप्लेन कर दिया. ऑब्जेक्ट वन कॉल कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट टू आपका एस पैरामीटर उस ऑपरेटर वाले फंक्शन में कॉल पास हो रहे हैं, और ऑब्जेक्ट टू की वैल्यू 20 है तो पहले 20 प्रिंट हुआ. फिर ऑब्जेक्ट टू ने कॉल किया, ऑब्जेक्ट थ्री उसका पैरामीटर पास हुआ, और ऑब्जेक्ट थ्री की वैल्यू क्या है 15. Could you explain overloading C in and C out for abstract data types? हाँ ठीक है, बट आई वुड नीड टू लुक इट अप पहले. uh, उसका मुझे सिंटेक्स थोड़ा भूला हुआ है. C out. ओहो. ओके, आपने बेसिकली क्लास के अंदर या क्लास के की वो उसको अगर आपने फॉर एग्जांपल प्रिंट कराना है तो अच्छा, इसमें यू ऑलवेज यूज दिस थिंग कॉल्ड द प्लस का फ्रेंड का वो कीवर्ड. बिकॉज आई एम नॉट श्योर व्हाई हम यूज करते हैं, बिकॉज आई थिंक कि जो सी आउट और स्टैंडर्ड सी आउट वगैरह की लाइब्रेरी है वो डिफरेंट नेम स्पेस से आती है. That's why you need to use this friend keyword to overload the I stream and or input stream और output stream वाले operators, right? तो अच्छा, अब इसकी थोड़ी ना जरा वो समझ लेते हैं, स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं, यहाँ पे क्या हो रहा है. Let me first like modify this according to our class ताकि हम इसको वो कर सकें. कॉपी हो रहा है. ओके, और एक वो पास हो रहा है. ओके, our class name is operator. और मैंने ए को वो कर लिया, एंड दैट्स इट, राइट. यहाँ पे आई वुड टू ऑपरेटर एंड मैंने आउटपुट भी मैंने ए को करना. आई विल जस्ट डू एंड एल एज वेल. ओके, तो अब यहाँ पे हो क्या रहा है. अब फॉर एग्जांपल मेरे पास अब आई हैव ओवरलोडेड माय आउटपुट ऑपरेटर एज वेल एंड इनपुट ऑपरेटर एज वेल. तो आई वुड डू सी आउट ऑब्जेक्ट 3 फॉर एग्जांपल, and right now it should print 15 because मेरी 15 उसकी वैल्यू है, right? तो if I do this, शुरू में 15 आ गया तो it's working, right? अच्छा, if I do सी इन, तो सी इन करते हुए what will happen is, अगर मैं करता हूँ सी इन ऑब्जेक्ट 3, तो ऑब्जेक्ट 3 के लिए वो वैल्यू लेगा ए के लिए, एंड बाद में मैं दोबारा उसको सी इन करने के बाद दोबारा वैल्यू चेंज हो जाएगी, तो आई विल सी इट
आउट कर देते हैं इसको, राइट। तो अब मैं अगर कंट्रोल सी करता हूँ, इट्स स्टिल रनिंग, एक मिनट। अच्छा हाँ, कोड इज रनिंग, वो उसने मुझे, आई थिंक इट्स एक्सपेक्टिंग एन आउटपुट। मैं ना इसको कर लेता हूँ, लेट मी open this up again, go to output, and I will do, for example, 2 1 एक काम करते हैं, लेट मी रन दिस इन टर्मिनल, और वहां पे जाके मैं वो करता हूँ, बिकॉज आई थिंक VS कोड के अंदर वाली वो चीज इज नॉट लेटिंग मी गिव एनी आउटपुट। तो इफ आई रन ऑपरेटर ओवरलोडिंग, यस 1, मैंने 1 इनपुट दिया उसको, उसने 1 आउटपुट दिया। ऑब्जेक्ट 3 की जो ए की वैल्यू है वो 1 चेंज हो गई है, राइट। तो बाय डिफॉल्ट इस आउटपुट और इनपुट ऑपरेटर्स को अगर मैंने ओवरलोड करना है, तो आई विल पास इन इफ स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, आउटपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट, एंड आई वुड पास इन ए रेफरेंस टू दी अपनी क्लास का ऑब्जेक्ट, राइट। तो इज दैट क्लियर? ओके, can you explain how overloading works in constructors? ऑपरेटर ओवरलोडिंग कंस्ट्रक्टर्स के अंदर तो पॉसिबल ही नहीं है, आई डोंट थिंक सो, बिकॉज उसके लिए आप अलग फंक्शन बनाते हो, अलग मेथड होता है उसके लिए। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ एसोसिएशन एंड इट्स टाइप्स, ये असल में कुछ ज्यादा ही वो हो जाएगा बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस, बिकॉज टाइम बहुत शॉर्ट है, वी आर ऑलरेडी आई थिंक एटलीस्ट 5 to 7 minutes ओवर। तो इसलिए आई डोंट थिंक कि हम एसोसिएशन एंड टाइप्स कवर कर सकते हैं। अच्छा, इन व्हाट सिचुएशन वुड यू प्रेफर यूजिंग ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर्स ओवर अदर टेक्निक्स फॉर इनिशियलाइजेशन जैसे सेटर्स और डिफॉल्ट प्राइमरी? अच्छा, तो अबैद इन सिचुएशंस लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मेरे पास ऐसी क्लास है जिसके अंदर बहुत ज्यादा डेटा मेंबर्स है, राइट, और मैंने अब ऑब्वियसली आई वुड वांट, ऐसा हो सकता है कि मैंने मल्टीपल सारे, फॉर एग्जांपल एक मेरे पास लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स है, मैंने सबके लिए मैंने ऐड करना है, सबके वो डेटा मेंबर्स की वैल्यूज को ऐड करना है। अब डेटा मेंबर्स भी बहुत ज्यादा है, ऑब्जेक्ट्स भी बहुत ज्यादा है, तो इन दैट केस आई वुड वांट कि मैं फॉर एग्जांपल अपना प्लस वाला ऑपरेटर ओवरलोड करूं, राइट। तो इन ऑनेस्टली ये कुछ यूज केसेस होते हैं, बहुत स्पेसिफिक होते हैं, तब यूज होती है ये। देयर इज अ रीजन दैट इज मोस्टली नॉट इन अदर लैंग्वेजेस। आप कर सकते हो ऑपरेटर ओवरलोडिंग, लेकिन वो क्लास के थ्रू नहीं होता, वो आप एक्सटेंशन फंक्शंस बनाते हो बाकी लैंग्वेजेस के अंदर। तो दैट इज इट टोटली डिपेंड्स ऑन द सिचुएशन। तो बस वो एक सिचुएशन जो मैंने अभी आपको बताई है ना, कि बहुत ज्यादा डेटा मेंबर्स फॉर एग्जांपल आपके पास हो, लिस्ट ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो, उधर यूज हो सकती है टू सिंप्लीफाई थिंग्स, बिकॉज देन यू वॉन्ट हैव टू एक्सेस डॉट गेट करके आप ले रहे हो, उनके प्राइवेट भी हो सकते हैं डेटा मेंबर्स। तो ये सारा सीन होता है। तो आर देयर एनी क्वेश्चंस रिलेटेड टू ऑपरेटर ओवरलोडिंग? आई एम सॉरी अब्दुल मुइज, मैं आई वुड वांट टू एक्सप्लेन एसोसिएशन एंड इट्स टाइप्स, लेकिन टाइम बहुत शॉर्ट है। आर देयर एनी अदर क्वेश्चंस? इब्राहिम, कोड वाली स्क्रीन सामने करना, मैं स्टोरी बनानी थी इसकी। ओके, मौत। ओके ग्रेट। अच्छा, no questions. Can you make our own data type and do operator overloading? Uh, I don't understand your question, Idris. Can you be a little more clear? Acha, okay. I think I kind of get what you are trying to say, कि अगर आपका फॉर एग्जांपल एक क्लास है, उसको अपना एक डेटा टाइप आपने अपना सा बनाया हुआ है,
और आपने ऑपरेटर ओवरलोडिंग परफॉर्म की है, तो बिकॉज इट इज प्रोबेबली गोना बी अ क्लास एनीवेज वो डेटा टाइप, ठीक है। तो जिस तरह बाकियों पे काम कर रही है बाकी क्लासेस के ऊपर, उस पे भी उसका एग्जैक्ट सेम बिहेवियर होगा। यस, अच्छा ठीक है। एंड आई थिंक कि हम ना यहाँ पे आई गेस बंद करते हैं दिस होल थिंग, ताकि क्योंकि हम आगे वाले भी, अच्छा एक और क्वेश्चन है, कैन यू एक्सप्लेन द कांसेप्ट ऑफ कंस्ट्रक्टर चेनिंग एंड हाउ इट रिलेट्स टू ओवरलोडेड इन दोनों कंस्ट्रक्टर्स। को कंबाइन करके जनरेट करवाना। अच्छा, मतलब ऐसे हो जाए कि इनपुट सेम ही जाए दोनों को, मगर एक जो है वो सीक्वेंस को आगे के 3 वर्ड समझो प्रेडिक्ट कर ले, एक पीछे के 3 वर्ड प्रेडिक्ट कर ले। मतलब देखो, बैकवर्ड वाला जो कर रहा है वो पीछे प्रेडिक्ट कर रहा है कि इस वर्ड से पीछे क्या क्या आ सकता है। फॉरवर्ड वाला जो कर रहा है, जो सिंपल डायग्राम है, वो कह रहा है कि इसके आगे क्या क्या वर्ड्स आएंगे। तो कंबाइंड इनका ये होगा कि हमने एक वर्ड दिया और वो उसके नेक्स्ट 3 वर्ड्स प्रेडिक्ट करे फॉरवर्ड वाला, और बैकवर्ड वाला उसके प्रीवियस 3 वर्ड्स करे, और उनको कॉन्केटिनेट करके हम एक वो बना लें। मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ क्योंकि 7 से 10 वर्ड्स का है ना, तो 3 से 4 वर्ड्स, 4 वर्ड्स, दोनों 4 4 वर्ड्स का है। यस, अच्छा तो आई विल एंड दिस पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द सेशन हियर। तो नेक्स्ट फातिमा खान विल टेक ओवर एंड शी विल कवर कॉपी कंस्ट्रक्टर्स। और जो आपका आगे सवाल है, आई होप कि बिकॉज इट्स कंस्ट्रक्टर्स रिलेटेड एनीवेज, तो इंशाल्लाह फातिमा हम्म, के क्वेश्चन में वो आंसर हो जाएगा, राइट? तो दैट इज इट फॉर मी। ओके, क्या चीज? ये वो जो जब करना है ना बाई डायरेक्शनल में अब्दुल्ला, तुम्हारा माइक्रोफोन ऑन है। से। ओके। फातिमा, आर यू हियर? Yes, yes, I'm here. अच्छा ठीक है, तो टेक ओवर। अब्दुल भाई कह रहे हैं कि हु विल टीच मी एसोसिएशन। आई एम नॉट श्योर कि अगर वो एजेंडा में था या नहीं, तो आई डोंट नो। Ibrahim, you can stop sharing. All right. Let me just share my screen. Okay, am I audible to everybody? Just let me know in the chat if I'm audible. Am I audible? All right. So next up, we're going to be discussing copy constructors. It's a pretty straightforward and easy to understand topic. आपके पेपर के अंदर copy constructor से जो mainly सवाल आएंगे वो आएंगे आपके deep copy versus shallow copy के। जब भी हम copy constructor का एक बहुत छोटा सा concept है वो हम देखेंगे। तो कंस्ट्रक्टर जो होते हैं, हमारे पास क्लास के अंदर एक हेल्पर फंक्शन होता है जिसका नेम जो होता है हमारी क्लास के फंक्शन, हमारी क्लास के नेम का बिल्कुल सेम नेम होता है। कंस्ट्रक्टर का बेसिकली काम ये होता है कि जैसे ही हमने कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है अपनी क्लास का, तो वो फंक्शन इन्वोक होता है और जो भी हमने रिसोर्सेज एलोकेट करने हैं, जो हमें इनिशियलाइजेशन करनी है, हमने जोन से एट्रीब्यूट्स की, कंस्ट्रक्टर जो होता है वो वाला काम संभाल लेता है, राइट? अब कॉपी कंस्ट्रक्टर जो होता है उसका बहुत सिंपल सा काम होता है। उसका काम ये होता है कि अगर आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है एंड यू वांट टू क्रिएट अ न्यू ऑब्जेक्ट एंड यू वांट टू कॉपी द कंटेंट्स ऑफ द फर्स्ट ऑब्जेक्ट इन द सेकंड वन, we're just going to be calling a copy constructor which will directly duplicate all the contents of the first original object into the second new object, right? अब हर क्लास के पास एक डिफॉल्ट कॉपी कंस्ट्रक्टर होता है, so you don't actually have to define a special constructor if you haven't defined one. C++ क्या करेगा if you're trying to just use the assignment operator, or you're trying to pass it by reference, C++ will understand what you're trying to do and it will directly copy all the contents of the original object into the new object. So that's about this very basic understanding of what a copy constructor is. I hope that's
I mean, it's easy to understand, and I hope it's clear. So to read what I have written down over here, automatically invoked when a new object is created from an existing object, and can be user-defined to handle deep copy operations or to perform a specific task during the object copy. So we're not really talking about the deep copy and shallow copy right now. We're just looking at the very basic idea of what a copy constructor is right now. So over here, we're going to start from the main function. तो हमारे पास एक class है जिसका नाम है box. उसमें कुछ उसके attributes हैं, अभी हम वो नहीं देख रहे हैं. हम ये देख रहे हैं कि box का हमने एक object बनाया है which is called as box1, and in the parenthesis I'm passing 10, which is basically going to mean that the length of the box has to be 10. And on the second line, we're making another object of the same class. It's called box2, and we're putting it equal to box1. So what we're trying to do is कि we're saying कि box2 को बिल्कुल box1 की copy बना दो. box1 की लेंथ 10 थी तो box2 की लेंथ भी 10 कर दो. ऐसे ही कोई कलर होता box1 का, let's say red होता, तो box2 का कलर भी red कर दो. Like just make them exactly the same. So what it's going to do is, as soon as box2 is equal to box1 हमने किया है, तो जिस तरह हम declare करते हैं function तो उसका constructor call होता है, वैसे जैसे कि मैंने ये assignment operator use करके अपना code run किया है, तो the control will directly shift to this copy constructor, where it will put my new object equal to my original object. So this is how it's going to work. Really simple, really easy to understand, pretty straightforward. If anybody has any question from this right now, so please let me know. Okay, I guess no questions from this very basic idea of copy constructors right now. So what it's going to do is, as we previously discussed, that C++, it does not require you to, put a formal copy constructor over here. Whenever you're trying to do this, it knows what you're doing and the code will execute in the same manner. ठीक है, आपको लाजमी नहीं है कि आप एक copy constructor बनाओ. लेकिन होता क्या है कि जो default copy constructor होता है, it's gonna create a shallow copy, which brings me to my next point, that what is a shallow copy and what is a deep copy. It's a very favorite, you can say, question of examiners, और काफी पूछा जाता है कि copy, shallow copy और deep copy में क्या फर्क होता है. और it's very easy to understand, it's no big deal. guidance वगैरह आएंगे, एक जगह shallow copy बनाई होगी, जगह deep copy बनाई होगी, you will be asked to write the output. तो shallow copy और deep copy में फर्क ये होता है कि हमारे पास shallow copy क्या करती है कि जैसे ही मैंने box1 का copy बनाया है box2, so what it's going to do is, now my box2 and my box1 are, both of them are pointing to the same memory location. So original element and the new element, both of them are pointing towards the same memory location, right? So both of them are pointing towards the same address. So this is a shallow copy. अब एड्रेसिंग की बात आती है तो हमारे पास एक मेन कॉन्फ्लिक्ट ये है यहाँ पे कि अगर तो मैंने अपना, लेट्स से अपना न्यू एलिमेंट या ओल्ड एलिमेंट में किसी भी एक को मैंने डिस्ट्रक्ट कर दिया है, तो इट विल बिकम अ डैंगलिंग पॉइंटर. दिस इज प्रॉब्लमैटिक, which is why our default copy constructors are problematic. Why? Because the new object and the old object are going to be pointing towards the same memory location, in which अगर आपने कोई deallocation की है, or if you're using dynamic memory allocation, so what it's going to do is, it's going to create problems like dangling pointers, which you want to avoid. So moving towards the shallow copy, I've written down a few characteristics of shallow copy. Let's first go through them. So default behavior, when you don't define a copy constructor in your class, C++ generates a default copy constructor that performs a shallow copy. So shallow copy में क्या होता है कि अब मैंने जहाँ पे अपना box2 create किया है और box1 पहले से था, तो अब box2 और box1 दोनों एक same memory location को point कर रहे हैं. इनके content same है, my purpose is totally achieved. So both of them are going to have the same content. But the thing is that both of them are pointing towards the same memory location. My purpose was to copy the contents of box1 into box2, which is perfect. That is done. But the limitation is that now both of them are pointing towards the same memory location, right? So if I'm making changes in either of them, both of them are going to change and they're going to be producing, the same thing or the same content is going to be copied in both of them, even if I'm, changing one of them, because say again, both of them are pointing towards the same memory location. And you can also say that copy, जो shallow constructor है, वो bit by bit copy कर लेता है. यानी कि अगर मेरे पास let's say इस जगह के ऊपर
एक कुछ कंटेंट पड़ा हुआ था और ये मेरा बॉक्स 1 है, तो बॉक्स 2 भी जो है वो यहीं पे पॉइंट कर रहा होगा, उसको कोई अपनी स्पेसिफिक मेमोरी या स्पेसिफिक स्पेस एलोकेट नहीं होगी, उनमें कंटेंट सेम होंगे लेकिन दोनों पॉइंट भी एक ही जगह को कर रहे होंगे। तो ये है हमारे पास शैलो कॉपी, और जो हमारे पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर्स होते हैं वो बनाते ही शैलो कॉपी हैं, उनके अंदर हमारे पास कुछ कस्टमाइजेशन करने का ऑप्शन नहीं होता। अब मसला वहां पे आता है जहां पे हम लोग अपना डायनामिक मेमोरी एलोकेशन यूज कर रहे होते हैं। तब तक तो हमारे पास स्टैटिक एरियाज बन रही हैं, स्टैटिक डेटा, तब तक तो शैलो कॉपी इज गोना बी वर्किंग लाइक अ चार्म, कोई मसला नहीं आएगा उसके अंदर। But the thing is that whenever you're going to be using, dynamic memory allocation, it's going to cause problems like dangling pointers. As it says over here, that shallow copying can lead to issues such as dangling pointers, double freeze, and memory leaks, especially when the copied objects go out of scope and their destructors are called. Right? So in the copied object, I try to destruct it after doing my thing. So what it did was it created a dangling pointer. Why? Because the original one was also pointing toward the same location. And now when the second one is deallocated, so like the dangling pointer is basically that it does not know where to point to. Like it does not know कि हमें किस चीज को point कराऊं, right? So this is my shallow copy constructor. ये मेरे पास by default जो होता है C++ में, वो भी मेरा shallow copy होता है। और यहाँ पे भी जो एक constructor बना हुआ था, यहाँ पे ये भी कॉपी कंस्ट्रक्टर था। यहाँ पे लाइक इट्स जस्ट मेकिंग द कंस्ट्रक्टर बॉडी, और यहाँ पे सिर्फ एक स्टेटमेंट मैंने प्रिंट करवाई है, कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल्ड। सो दिस इज गोना बी प्रिंटेड आउट व्हेनेवर आई एम ट्राइंग टू रन दिस लाइन, राइट? सो दिस इज ऑल्सो अ शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर, क्योंकि यहाँ पे मेरे पास कोई जो मैंने कॉपीड एलिमेंट है, जो कॉपीड ऑब्जेक्ट है, उसको मैंने कोई स्पेसिफिक लोकेशन अलॉट नहीं की। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा सिवाय इसके एक लाइन प्रिंट हो रही है। अब आते हैं हम लोग डीप कॉपी की तरफ, कि अगर तो हम लोग ये वाला प्रॉब्लम अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे पास ओरिजिनल और न्यू ऑब्जेक्ट दोनों सेम मेमोरी लोकेशन को पॉइंट ना करें, तो मुझे एक अपने से कॉपी कंस्ट्रक्टर जरूर देना पड़ेगा। अगर तो मैं शैलो कॉपीज बनाना चाह रही हूँ तो आई कैन टोटली रिलाई ऑन C++. I don't even need to define a copy constructor. I can totally depend on C++. It's gonna create shallow copies, and if I am looking for that, then my code and my work is gonna it's gonna be working like okay. But if I don't want that to happen, if I want all of my objects, even if I'm trying to copy their contents, if I want all of my objects to be pointing at separate memory locations, then I will have to make my own copy constructor. Then I cannot depend on C++ for the default copy constructor. Then I will have to declare my own copy constructor, जिसके अंदर मुझे छोटी सी customization करनी पड़ेगी कि मेरे पास जो new element आ रहा है, या I keep on saying element, मेरे पास जो न्यू ऑब्जेक्ट आ रहा है जिसको मैं कॉपी करने की कोशिश कर रही थी, उसको एक सेपरेट स्पेस अलॉट कर दी जाए। नाउ इफ यू आस्क्ड कि in which situation is copy constructor better suited, and in which situation are you looking for making a deep copy constructor? So the very basic answer is that whenever you're dealing with dynamic memory allocation and pointers, whenever आपके पास कोई ऐसा attribute है जो किसी it's a pointer to an array, whenever you're using dynamic memory allocation, that's when you're looking to make a deep copy constructor. Because उस situation के अंदर आप addressing से you cannot mess with that. अगर आपके पास static memory है आपकी classes के अंदर, कहीं पे भी dynamically कुछ allocate नहीं हो रहा, then you can easily go for static memory, static copy constructor, right? Shallow copy constructor. So the main difference, or you can say the differentiating situation in which like you're gonna use copy constructor or shallow copy constructor and deep copy constructor is कि अगर आपके पास dynamically memory allocate हो रही है, then you're gonna go for a deep copy constructor. अगर आपके पास statically memory allocate हो रही है, then you can easily go for a shallow copy constructor, right? So you will have to make a small edit in your deep copy constructor. So a deep copy involves creating a copy of all the fields of an object and allocating separate memory space for any pointer objects. This is necessary for classes with dynamic memory allocation to avoid issues like dangling pointers. It prevents resource conflict between the original and object and the copied object. Like any resources which are being shared or which are being used आपकी क्लास के अंदर, उनका कॉन्फ्लिक्ट तब आएगा जब उनके एड्रेसेस सेम होंगे। लेकिन अगर हमारे पास एक न्यू ऑब्जेक्ट और ओरिजिनल ऑब्जेक्ट दोनों के एड्रेसेस होंगे डिफरेंट, तो रिसोर्स एलोकेशन के अंदर भी कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आएगा।
and it requires an explicit definition in the copy constructor. So implicit तब थी जब मुझे जरूरत भी नहीं था अपने copy constructor को declare करने का. उसमें मेरे पास automatically, जैसे मैंने भी आपको बताया कि दोनों objects जो थे वो same memory allocation को point कर रहे होते थे. So that was when I did not even have to declare, did not have to write the code for that. But if I want both of them to be pointing towards different memory location, that's when I need to explicitly define a copy constructor, and I need to make my own customization कि अब मुझे इसके अंदर ये चीज चाहिए, मैं नहीं चाहती कि मेरे दोनों elements जो हैं even after copying वो एक same memory location को point कर रहे हैं, because that can create problems in my code. So what I can do is I can create my own copy constructor, a deep copy constructor, जिसके अंदर मेरे पास अब let's say this is just like a copy constructor, लेकिन एक class से लिया गया है. class का नाम समझे हैं rectangle. उस rectangle के मेरे पास दो data items हैं, width और height. अब मेरे पास let's say एक मैंने object initially create किया, ठीक है, called as let's say rectangle 1. उसकी एक specific width थी और एक height थी. let's say उसकी width और height दोनों 5 और 5 थे. Now I want to create a rectangle 2, but I want कि मेरे पास rectangle 1 के contents copy हो जाएं मेरे rectangle 2 के अंदर. But at the same time, I really want कि if I am making changes in my rectangle 2 later on, उससे मेरा rectangle 1 के dimensions में कोई difference ना आए, उसके elements में कोई change ना जाए. उसके लिए मुझे क्या करना है कि मुझे एक separate memory allot करनी है अपने rectangle 2 को, so that if in future I decide to destruct it, if I want to deallocate the memory for rectangle 2, or if I want to make any changes in it, my original element from which I copied the elements, it should not be destroyed at all. उसके elements same रहे. So for that, what I want to do is I want to create my own, I want to explicitly define my own copy constructor in which I am simply going to allocate new memory for my attributes. As simple as that. Copy मैं ही कर रही हूँ. Width is equals to new width. SRC is orbit. SRC is आप जिस object की, this is the source. SRC is short for source. आप जिस object की copy बनाना चाह रहे हो, आपकी new width यानी कि आपके new object की width जो है उसके same हो जाए, लेकिन at the same time we are trying to allocate new memory as well. So what it's going to do is, it's both of my objects are going to be containing the same dimensions, but at the same time, both of them will be pointing towards different memory locations. So if in future I want to make any changes in either of them, the other one is not going to be disturbed because of that, right? This deep copy mechanism is essential when dealing with classes that manage resources such as the dynamic memory, file handles, or other resources that acquire explicit cleanup. यानी कि अगर मैंने एक object को delete करना है अपने future में, if I know that, so I am definitely going to go for a deep copy constructor. And I cannot depend on C++ का default copy constructor because I need I need all of my data items, I need all of my objects to be pointing towards different memory locations. So this was a very easy and straightforward topic. अब paper में क्या होगा कि आपके पास let's say एक output दी हुई है आपको, जिसके अंदर आपके पास ओरिजिनल में अगर आप चेंज कर रहे हैं तो कॉपी में भी चेंज आ रहा है, अगर आप कॉपी में चेंज करें तो ओरिजिनल में भी चेंज आ रहा है, और आपको बोलें कि अब इस कोड में कोई ऐसी चेंज करो कि ये वाला कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाए, तो आपने सिंपली क्या करना है, आपने अपना कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना है. कंस्ट्रक्टर का नाम हमेशा क्लास वाला ही होता है, आप उस क्लास का नाम बनाएंगे और उस कंस्ट्रक्टर का जो अंदर हो जाता है आपके पास पैरामीटर्स के अंदर यू सेंड अ रेफरेंस्ड पैरामीटर, यानी कि जो ऑब्जेक्ट आप पास कराते हो वो रेफरेंस के साथ पास होता है. यू डोंट पास इट बाय वैल्यू, यू पास इट बाय रेफरेंस. सो यू मेक दिस कॉपी कंस्ट्रक्टर, और इसके अंदर आप क्या करते हो कि आपके पास जितने भी डेटा आइटम्स थे आपकी क्लास के अंदर, आपने अपने न्यू ऑब्जेक्ट को न्यू मेमोरी अलॉट करके उनके इक्वल करना है, ताकि आपके पास वो मेमोरी लोकेशन सेम होने वाला कॉन्फ्लिक्ट नहीं आए. इसके आपके पास डायग्राम्स आएंगे, आपके पास या तो चेंजेस करने को आएगा या फिर नहीं बना हुआ होगा, आपके पास शैलो कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ होगा और लिखा होगा कि इसकी आउटपुट लिखो, तो यू विल नो कि अगर आपके पास फर्स्ट में लेट्स से आपकी स्लाइड में एग्जांपल है ब्रूस वेन लिखा हुआ और आगे सन क्लार्क समथिंग लिखा हुआ है, तो होता ये है कि अगर आपने दोनों नेम्स ब्रूस वेन लिखे, फर्स्ट ऑब्जेक्ट में था ब्रूस वेन और सेकंड ऑब्जेक्ट आया उसने भी ब्रूस वेन लिखा, लेकिन आगे जाके अगर आपने सेकंड ऑब्जेक्ट का नाम चेंज करके लेट्स से आपने फातिमा खान लिख दिया, तो आपका फर्स्ट ऑब्जेक्ट भी ऑटोमेटिकली फातिमा खान बन जाए क्योंकि वो सेम मेमोरी लोकेशंस को पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, तो इस सिचुएशन को अगर आप उन्होंने बोला कि यू हैव टू अवॉइड दिस सिचुएशन, सो व्हाट यू नीड टू डू इज यू नीड टू मेक अ चेंज इन द कॉपी कंस्ट्रक्टर बाय सेपरेटली एलोकेटिंग स्पेस फॉर द डेटा आइटम्स व्हेनेवर यू आर कॉपीइंग इट. बस थोड़ी सी चेंज करनी पड़ेगी और आपका डीप कॉपी कंस्ट्रक्टर बन जाएगा. एनी क्वेश्चंस? हाउ कैन
recursion be used to implement deep copy? Idris, I've never actually used recursion to implement deep copy. Let me think. Why would you need to use recursion to implement a deep copy? Like, where does this question originate from? Because we're not trying to do any task recursively. Like, why does recursion have to be a part of this? A deep copy के लिए आपने simply एक function बनाना जिसके आपके पास different data items आ जाएंगे और आप उनकी copy बना लोगे, तो like recursion आप क्यों इस्तेमाल करना चाह रहे हो इसमें? And yes, I'm open to any questions related regarding deep copy, shallow copy, and copy constructors. क्योंकि मेरे बाद we are gonna have Atif and Saad on board, which are gonna go through the past papers. Yes, any questions regarding deep copy, shallow copy, copy constructors, or any exam regarding question? I'm open to that. Can we expect? Of course. प्रोग्रामिंग के पेपर में तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के लिए आपके पास ऊप के अंदर सेकंड सेशन में कंटेंट इतना ज्यादा कवर नहीं हुआ होता, तो दे आर गोइंग टू मेक श्योर कि मैक्सिमम आपके पास टॉपिक से कवर हुए ड्राई रन्स आए. ये कॉपी कंस्ट्रक्टर, ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपको शायद फिल इन द ब्लैंक टाइप का कोड आएगा, लाइक कोड लिखा होगा इनकम्प्लीट, या आउटपुट दिया हुआ होगा, आपने उसका कोड लिखना होगा, या फिर कोड लिखा होगा उसने आपने उसका आउटपुट लिखना होगा, समथिंग लाइक दैट. If we have array of pointers as the private member of the class, how will we deep copy the whole array? A private member, I think then you will have to copy you will have to create the deep copy in the setter or the getter. Getter में नहीं, setter में. Yeah, you will have to create it in the getter. Probably. Let's see. Rizwan Said, from what I know, अगर आपके पास एक प्राइवेट मेंबर भी है ना, तो इसका जो प्रोटोकॉल होगा कॉपी कंस्ट्रक्ट उसके एलिमेंट्स कॉपी करने वाला, इट विल बी द एग्जैक्ट सेम एज द पब्लिक मेंबर्स. There won't be any change in that. Like, you first get each pointer through getter and then make a deep copy of it, right? I'm not like that. Again, इसका जो प्रोटोकॉल होगा आपके पास कॉपी कंस्ट्रक्टर वाला, it will be exactly the same as the public members. I don't think you have to worry about the scope of the class members अगर आपने copy constructor create करना है तो. I don't think the scope has to do anything with that. Yeah. Okay, so it's 10 p.m. Now Atif and Saad are going to be here to go through the past papers. Still, I'm going to be here. So if you guys have any questions popping up in your minds about copy constructors, deep copy, shallow copy, I'm going to be here for that. Like making a list, linking them, and copying some data items of previous in next one and go in the object copying them. Idris, I did not quite get what you were trying to say. Try to be a bit more clear. Now Atif and Saad are going to take over. And yeah, if you guys have any questions, keep on asking in the chat or the Parva in Padhao WhatsApp group. And if anybody is worrying about the recording of the session, the recording will be available on the GDSE Fast Islamabad's official YouTube channel. So you guys can access the recording over there. Okay, that was all from my side. Thank you so much for your time. Allah Hafiz, and good luck for your exam. Welcome everyone. मेरी आवाज आ रही है? कोई कंफर्म कर दे.
ज्यादा आ रही है मगर थोड़ी कम है। सही है या अभी भी कम है? सही है। ठीक है। अच्छा, तो हम कवर करेंगे अब पास्ट पेपर, और उसमें प्राइमरीली ड्राई रन ही, क्योंकि जब मेरी बारी पे पास्ट पेपर आया, मेरी बारी जो पेपर आया था उसमें सिर्फ ड्राई रन थे और एंड पे एक सवाल था, तो हम उसी पेपर को देख लेते हैं। तो मैं पहले अपनी स्क्रीन शेयर कर लेता हूँ। और हाँ, अगर आपको ना दरम्यान में कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो प्लीज लेट अस नो, हम आपके क्वेश्चन आंसर करने के लिए बैठे हुए ओके, सो शेयर हो रही है स्क्रीन? हैं। ये साथ हो गया। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं इस सवाल से। ये सवाल आप देखें तो मेन से आप शुरू कर लें, लेकिन इस सवाल में आप लोगों ने सबसे पहले ये देखना है कि आप लोगों का जो क्लास जब बन रही होती है तो उसके बाद जो उसका सेमीकोलन होता है उससे पहले अगर आप कोई इंस्टेंस क्लास की बना दे तो वो सबसे पहले आपकी क्लास बनती है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने ये P3 क्लास बनानी होगी। तो सबसे पहले हम P3 क्लास बना लेते हैं। P3 क्लास बनी। ठीक है, अब इसका जो है हम कंस्ट्रक्टर कॉल कर देंगे। कंस्ट्रक्टर में हमारे पास जो है जो एक्स और वाई जो इसकी वैल्यूज़ हैं क्लास की वो सेट हो रही है हमारे पास। तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर है तो हमारे पास 0 0 सेट हो जाएंगी। तो एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू भी 0 सेट होगी। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग देखें कि ये वाई की वैल्यू कोई स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर करके सेट कर रहे हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे भी इसी क्लास के अंदर जो है आपकी जो वैल्यू है वो सेट हो जाएगी। तो बेशक आप दिस वाई करके करें या इस तरह करके करें, वो वैल्यू वाई की सेट हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पे नीचे कुछ लिखा हुआ है स्टैटिक दिस, और आगे वो बने हुए हैं ब्रैकेट्स बने हुए हैं। ठीक है, अब आप नीचे देखें तो आपके पास जो है ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है, ये ब्रैकेट वाला ऑपरेटर। ठीक है, अब इसमें इसकी हमारे पास दो डेफिनेशन मिल रही है। एक डेफिनेशन में हमारे पास कोई भी वैल्यू पास नहीं हो रही और एक डेफिनेशन में हमारे पास एक इंटीजर पास हो रहा है। अब स्टैटिक दिस बेसिकली क्या करता है, वो इसी ऑब्जेक्ट की जो इंस्टेंस है ना वो यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो स्टैटिक दिस का मतलब है यहाँ पे आप लिख रहे हैं P3 लिख रहे हैं और आगे आपने ये ब्रैकेट जो है लगा दिए। तो इससे आपके पास कौन सा वाला फंक्शन कॉल होगा, ये वाला जिसमें कोई पैरामीटर पास नहीं हो रहा। ठीक है, तो आपके पास जो है वो ये वाली सी आउट स्टेटमेंट आ जाएगी एक्स और वाई। अब एक्स और वाई की वैल्यू आपके पास P3 में कौन सी है, 0 0 है। तो यहाँ पे 0 और 0 आपके पास आउटपुट में ये सबसे पहले आपके पास आउटपुट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारे पास P3 ऑब्जेक्ट बन चुका है। अब आगे आते हैं इसमें। अब हमारे पास जो है मेन फंक्शन स्टार्ट हो गया। मेन फंक्शन में हमारे पास एक पॉइंटर बन रहा है और उससे एक डायनामिकली हमारे पास क्लास बन रही है। तो क्लास ये हमारे पास हम बना लेते हैं इस क्लास को। यहाँ पे इसका नाम हम P रख लेते हैं, जो पॉइंटर का नाम है, और इसमें हम वैल्यू पास कर रहे हैं 5 और 6। तो इसका जो कंस्ट्रक्टर है ये कॉल हो जाएगा और x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 6 सेट हो जाएगी। 5 और 6 वैल्यू हम सेट कर लेते हैं। उसके बाद जो है इसी तरह ही जिस तरह पहले P3 के लिए हुआ था, ये वाला फंक्शन कॉल होगा और जो ओवरलोडेड ऑपरेटर है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो हमारे पास जो है एक्स और वाई की वैल्यू यहाँ पे 5 और 6 आउटपुट में आ जाएगी हमारे पास। ठीक है, ये तो सिंपल था। उसके बाद अब आप यहाँ पे नीचे देखें तो आपके पास स्टैटिक ऑब्जेक्ट बन गया। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी एक ऑब्जेक्ट बना देगा P1 के नाम से, तो आपके पास यहाँ पे वैल्यू सेट कर लेगा कौन सी। अच्छा, अब यहाँ पे अब आप जैसे पीछे फातिमा ने पढ़ाया, यहाँ पे अब आपके पास कोई भी कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो कॉपी कंस्ट्रक्टर नहीं है तो जो इसकी वैल्यूज हैं P1 की वैल्यूज वो बिल्कुल एग्जैक्टली P3 की वैल्यूज आ जाएंगी जो कि हैं 0 और 0। ठीक है, 0 0 वैल्यू सेट होगी हमारे पास P1 की। ठीक है, अब उसके बाद हमारे पास नीचे आप लाइन में देखें तो ये फिर से हम जो है अपना जो ब्रैकेट वाला ऑपरेटर हमने ओवरलोड किया हुआ है उसको कॉल करें, लेकिन अब यहाँ पे 2 दफ़ा हमने कॉल किया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले ये P1 कॉल होगा 9 के साथ, उसके बाद P1 कॉल होगा 8 के साथ। क्योंकि हमारे पास आप यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में देखें तो ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस वापस रिटर्न हो रहा है, और ऑब्जेक्ट बाय रेफरेंस वापस रिटर्न होगा तो वो दोबारा कॉल करेगा इसके साथ। पहले हम P1 को 9 के साथ कॉल करते हैं। ठीक है, 9 के साथ कॉल किया, वो इस डेफिनेशन के अंदर आएगा। उसके बाद वो जो है y की वैल्यू जो है जो हमने पास की हुई है जो कि है 9, वो सेट कर देगा। तो यहाँ पे हमारे पास P1 ऑब्जेक्ट जो है इसकी वैल्यू यहाँ पे y की वैल्यू 9 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद जब ये वाली कॉल एग्जीक्यूट हो जाएगी तो बेसिकली आपके पास ये वाला दोबारा P1 ऑब्जेक्ट ही यहाँ पे रिटर्न होगा और ये कॉल हो जाएगा किसके साथ, 8 के साथ, इस तरह करके।
तो दोबारा ये कॉल होगा और y की वैल्यू 9 से क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसको हम 8 बना देते हैं, ठीक है। तो ये डेफिनेशन बिल्कुल ऐसे काम करेगी। उसके बाद देखते हैं कि ये वाला ऑब्जेक्ट हमारे पास अब डिलीट हो रहा है, p ऑब्जेक्ट। तो p ऑब्जेक्ट का जो डिकंस्ट्रक्टर है, जब भी कोई आपका ऑब्जेक्ट डिलीट होता है तो उसका डिकंस्ट्रक्टर अगर आप, ठीक है, इसके डिकंस्ट्रक्टर में हम सिर्फ एक शॉर्ट स्टेटमेंट दे रहे हैं, पॉइंट इज गोइंग के बाद ठीक है। अब उसका देखो ऑब्जेक्ट बना रहे हैं आप p2, और उसको आप वैल्यू सेट कर रहे हैं आप उसकी 7। तो ये हम यहाँ पे आई थिंक साथ के इंटरनेट का कोई इशू है। आप लोगों को आवाज आ रही है साथ के? I think Saad disconnect हो गया. Atif, वो how about you start your part and Saad can join whenever he is available next. Let me just confirm it. Okay, just confirm and then you can go ahead with the session because we can't be wasting more time. चलो मैं अपना स्टार्ट करता हूँ फिर ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। Best है. क्या मेरी स्क्रीन शो हो रही है? Yes, Atif, show हो रही है। चलिए तो एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ना, ये मेरे भी पेपर में आया था। मजे की बात है मैंने छोड़ दिया था, बट आई वोंट रिकमेंड यू गाइस कि आप छोड़ो इसको। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि वी हैड टू क्रिएट अ मूवी स्टोर। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके सामने में अगर शो हो रही है तो आप भी मेरे साथ पढ़ो कि वी हैव टू राइट अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ मूवी स्टोर। और इस मूवी स्टोर की क्या खास बात है, वो ये है कि योर मूवी स्टोर शुड अलाउ फॉर स्टोरेज ऑफ मेनी मूवी नेम, देयर आईडीज एंड रेटिंग्स। अगर मैं यहाँ पे पेंसिल से इसको हाईलाइट कर सकता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मेरे मूवी स्टोर के अंदर एक तो मूवी का नाम होगा, देयर आईडीज होंगे और उनकी रेटिंग होगी। मैं ये कह सकता हूँ कि अगर मैं बाद में क्लास बनाता हूँ सपोज फॉर मूवी स्टोर के ना, तो मेरी उस क्लास के अंदर क्या क्या हो सकता है। एक तो उसकी आईडी हो जाएगी, एक उसका नेम हो जाएगा, और एक हो जाएगी उसकी रेटिंग। जैसे चलो आगे चलते हैं। माय मूवी स्टोर should allow the facility of performing the following operations.
minimum data members are required, वो भी given है, और you need to add the necessary functions, जो हम यहाँ के नीचे देखते हैं कि है क्या हो रहा है. ये कोड गिवन है बाय द वे, पेपर में गिवन था. क्या लिखा हुआ है कि दे आर मेकिंग अ मूवी स्टोर, और मुझे इससे दो चीजें पता चल रही है इस स्टेटमेंट से. दिस वन हियर इज द डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, और दिस वन इज द पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर. अब वो देखो, ये देखो, वो कह रहे हैं हमें कि द डिफॉल्ट में ना वो साइज 5 का बन रहा है. तो मे बी आई कैन क्रिएट वन कंस्ट्रक्टर जिसको पैरामीटराइज्ड डिफॉल्ट वैल्यू दे दो इक्वल टू 5, और मैं ये दोनों काम उसी से क्रिएट कर सकता हूँ. मूविंग फॉरवर्ड हमें इस स्टेटमेंट से क्या पता चलता है कि मे बी वी नीड टू ओवरलोड इक्वल टू ऑपरेटर, एंड दिस स्क्वायर ब्रेसेस वाले ऑपरेटर को भी ओवरलोड करना पड़ेगा शायद. मैं भी सिर्फ क्वेश्चन देख रहा हूँ और उससे मैं अपने लिए ना नोट्स बना रहा हूँ. सिमिलरली मुझे शायद अपडेट के लिए मेरा इक्वल टू कर देगा, और सी आउट को भी ओवरलोड करना पड़ेगा. और मुझे इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि शायद मुझे मे बी इक्वल टू ऑपरेटर को कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा. और आखिर में मेरी आउटपुट क्या होनी चाहिए कि मुझे ना मूवी स्टोर मिल जाना चाहिए, उसकी आईडीज मिल जानी चाहिए, नेम्स मिल जाने चाहिए, और रेटिंग मिल जानी चाहिए. तो ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है. दैट वुड इंक्लूड योर ऑपरेटर ओवरलोडिंग और कंस्ट्रक्टर्स को भी साथ से ले जाएगा. फिलहाल क्वेश्चन समझने में अगर कोई मसला है तो बताओ मुझे. आई विल ओपन द चैट. स्टार्ट करें? हाँ. तो आई मूव ऑन टू माय एडिटर, जिसके अंदर मे बी मैं पहले उन्हीं का प्रोग्राम ना कॉपी कर लेता हूँ जो मेरे पास पड़ा हुआ था यहाँ पे. बेसिकली मुझे कहा गया था कि एक मूवी स्टोर में आपको बेसिकली दो इंस्टेंसेस बनाने पड़े थे. मेरे क्वेश्चन में मेरे पास जैसे था. आई ट्राई टू ओपन द क्वेश्चन एज वेल ऑन वन साइड, और उसके साथ साथ मैं इसको कोड करने की कोशिश करूँगा. इनिशियली मेरे पास एक मूवी स्टोर की एक क्लास होनी चाहिए, तो वो बना लेते हैं. मैं यहाँ पे एडिटर पे काम कर रहा हूँ, बट पेपर में आपको शायद ना क्या कहते हैं, ऑन पेपर लिखना पड़ता है. सो मेरे पास एक एडवांटेज है, आप लोगों को उस टाइम नहीं होगा तो पैनिक करने की जरूरत नहीं है कुछ. फ्रॉम these statements, let me disable this. From these statements मुझे ये पता चलता है राइट हियर कि मेरे पास कंस्ट्रक्टर्स होने चाहिए, और कंस्ट्रक्टर में बनाता हूँ मैं भी एक ही बना लूँगा, या मैं दो भी बना सकता था. एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बना लेता और एक पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर बना लेता. बट व्हाई नॉट जस्ट मेक समथिंग लाइक दिस कि इसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देता हूँ, क्योंकि मुझे इस स्टेटमेंट से पता चल रहा है कि जब मैं उसको कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा हूँ तो मेरे पास 5 साइज का एक कंस्ट्रक्टर बन रहा है. name is equal to new string साइज का बना लेते हैं. maybe names, एंड इसी तरह आईडी भी इतने ही साइज के बना लेते हैं.
रेटिंग कैन बी इन डेसिमल पॉइंट्स, तो मैं इसको फ्लोट की बनाने की कोशिश करता हूँ। और मैं सबको ना स्टार्टिंग में ना कोई एक इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ। कितने दूंगा मैं कह देता हूँ एस तक जाते हैं, और ये करो कि नेम्स ऑफ आई को आप कह दो एम्प्टी, आईडीज ऑफ आई को भी आप कह दो मे बी i+1 अगर आपने 1 से स्टार्ट करनी है। और सारी मूवीज को या फिर मैं अपनी पूरी लाइब्रेरी को रेटिंग के अंदर 0 दे देता हूँ स्टार्टिंग में। अभी तक कोई मसला? मेरे ये 2 काम हो गए। बेसिकली मैं ना अपने क्वेश्चन को देख के नहीं काम करने की कोशिश कर रहा था, तो मे बी आई एम डन विद दीज कंस्ट्रक्टर्स को। द नेक्स्ट थिंग जो मुझे इस कंस्ट्रक्टर्स के बाद मुझे क्वेश्चन देख के समझ आ रही है, मे बी फ्रॉम हियर, कि आई नीड टू ओवरलोड इक्वल टू ऑपरेटर एंड आई नीड टू ओवरलोड द rectangular braces वाला ऑपरेटर। आई डोंट नो व्हाट डू यू कॉल इट। अभी तक कोई इशू या अभी तक कोई क्वेश्चन यू कैन आस्क मी? मूविंग फॉरवर्ड हम सबसे पहले ओवरलोड कर लेते हैं स्क्वायर बेसिस वाले ऑपरेटर को। पास बाय रेफरेंस ऑपरेटर में भी एक ये बन जाएगा, और एक बन जाएगा क्वेश्चन। देखते हैं क्या हमें जब आईडी गिवन हो तभी हमें इसको ओवरलोड करना है जैसे यहाँ पे, तो ये हमें दोनों तरह करना है। तो मैं इसके 2 इंस्टेंसेस बनाऊंगा, जिसके अंदर एक के अंदर मैं अगर उसको आईडी के साथ ओवरलोड करना चाहूँ तो तभी कर सकता हूँ। तो मैंने इन दोनों पे काम करना है। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन देके बोला था कि आई नीड टू ओवरलोड द इक्वल टू ऑपरेटर एज वेल। और इक्वल टू ऑपरेटर बेसिकली आपका किसके साथ हो रहा था? एक मूवी ऑब्जेक्ट के साथ हो रहा था, और उस मूवी ऑब्जेक्ट को मैं भेज देता हूँ बाय रेफरेंस, ताकि उसकी कॉपी ना बने। वाला एक्स्ट्रा कॉपीज बना रहा हूँ, फायदा नहीं है उसका। और अगर मैं एक्स्ट्रा कॉपी बनाने देता हूँ फिर मेरा वही इशू आ जाएगा कि शैलो कॉपीज बनती रहेंगी। तो दिस पास बाय रेफरेंस मुझे उस काम से बचा लेता है। अभी तक मैंने डिफाइन कर लिया मैंने कौन कौन से फंक्शंस बनाने हैं। आई होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट ना। तो मैं आराम से चीज़ें सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ, नो नीड टू वरी। हाँ, पेपर में हमें जल्दी करने की जरूरत पड़ती है। लेट्स स्टार्ट बाय ओवरलोडिंग द स्ट्रिंग वाला पाथ। तो इसमें अगर आप लोग मुझे बताओ कि कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज मुझे कैटर करनी पड़ेंगी। क्वेश्चन लिखा हुआ है, इफ प्रीवियसली इज नॉट एडेड एड अ मूवी, इफ ऑलरेडी एग्जिस्ट ओवरराइट देम। तो मुझे दो इसके अंदर ना पॉसिबिलिटीज को करना पड़ेगा कि अगर मेरे पास जो नेम्स की एरे थी या फिर कोई भी एक नेम था इज इक्वल टू बेसिकली नॉट फाउंड या फिर एम्प्टी था, तो उधर क्या करना, उधर आप सपोज करना कि आप उस न्यू नेम को डाल दो जो स्ट्रिंग में आ रहा है। और ये देखो मेरे पास एक करंट साइज भी है। करंट साइज मेरा बता रहा है बेसिकली मेरे अंदर कितनी मूवीज मेरे मूवी स्टोर के पास आ गई। तो वाइल आई एम एडिंग अ मूवी तो मुझे करंट साइज को भी इंक्रीज करना पड़ेगा।
तो मैं ग्रैंड साइज का भी इंक्रीज कर देता हूँ। और ये देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब भी हम एक मूवी को क्या कहते हैं ओवरलोड कर रहे हैं, तो हमें कुछ रिटर्न मिलना चाहिए। आई थिंक कि इट शुड बी द रेटिंग, कि जब हम मूवी का नाम लिखें ना कुछ इस तरह, सपोज करना यूँ, सपोज करो आई राइट स्टोर 1 मेरा नाम था, उसके अंदर मैं लिख देता हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स, तो मुझे रिटर्न में ना उसकी रेटिंग मिलनी चाहिए। अगर ये केस है, जैसे मेरे क्वेश्चन में कहा जा रहा है रिटर्न रेटिंग रेटिंग रिटर्न हो रही है, तो आई रिटर्न द रेटिंग जो कि उस इंडेक्स पे पड़ी होनी चाहिए। फॉर माई केस इट्स 0, क्योंकि अभी मैंने लूप नहीं लगाया। और हाँ, अगर अगर वो एम्प्टी ना हो, एल्स में लगा देते हैं कि अगर वो मूवी ऑलरेडी वहाँ पे कोई मूवी पड़ी हुई है, सपोज करो कि उसका जो नेम में जो भी कुछ था वो स्ट्रिंग के ऑलरेडी इक्वल थी, तो हमें क्वेश्चन में कहा गया है यहाँ पे देखो ओवरराइट करना है, ओवरराइट करना है। तो हमें क्या करते हैं, हम सिंपल जो रेटिंग एट दैट टाइम थी उसको हम ओवरलोड कर देंगे या रिटर्न कर देंगे इस टाइम। हाँ, हम्म, लेकिन जो भी मैंने कोड लिखा है वो सिर्फ एक इंस्टेंस के लिए चलेगा जो कि 0th इंडेक्स पे है। आई वॉन्ट के दिस शुड रन फॉर ऑल ऑफ माई स्टोर। स्टोर मेरा साइज के पास पड़ा हुआ है, और इफ आई पुट अ लूप ऑन इट, और मैं इसको फॉर्मेट कर देता हूँ, और यहाँ पे भी 0 था, उन सबको मैं आगे कर देता हूँ। तो बेसिकली अब क्या हो रहा है कि जब भी मैं कभी कोई कॉल ऐसी करूँगा, सपोज करो S1 में मेरा हॉबिट जा रहा है, तो मुझे रिटर्न वैल्यू में एक में भी उसकी रेटिंग मिल जाएगी। सी, रेटिंग मिल गई। ऐसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। मूविंग ऑन, हमारे पास एक और भी इंस्टेंस था जहाँ पे वो क्या कर रहे थे कि व्हाट दे वर डूइंग इज कि वो आईडी सेंड करें तो उनको कुछ रिटर्न हो जाए। क्वेश्चन में मैं सपोज करता हूँ कि जब मैं आईडी भेजूं तो मुझे उस आईडी की रेटिंग मिल जानी चाहिए। रिमेंबर क्या है, जब हम नाम ही भेज रहे हैं तभी हम राइट उसकी ना रेटिंग रिटर्न कर रहे हैं। तो बड़ा सिंपल सा होगा कि व्हाट इफ मैं एक लूप लगाता हूँ और मैं पूरे अपने स्टोर के ऊपर उसको मूव कराता हूँ, और मैं सिर्फ ये कहता हूँ उसको कि इफ IDs of ith index is equal to ID, तो क्या करना, रिटर्न कर देना रेटिंग ऑफ मे बी दैट ID। कोई इशू।
लेकिन क्वेश्चन में उन्होंने ये भी बोला हुआ है कि इफ यू डोंट फाइंड दैट आईडी तो आप रिटर्न कर दो -1। उसके लिए मैं एक सिंपल सा चेक लगा देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ रिटर्न -110। और कह देता हूँ नॉट फाउंड विद आईडी I don't know why error there, but get the point. इसी के साथ एक और ऑपरेटर जो हमारे क्वेश्चन में था वो था इक्वल टू ऑपरेटर। इक्वल टू ऑपरेटर ने बेसिकली क्या करना है, आपने जो उसको एक ऑब्जेक्ट देना है उसी का एक कॉपी बना के उसमें इक्वेट कर देनी है टुवर्ड्स दिस पॉइंट। तो इसके लिए हम पहला काम तो ये करते हैं कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर जो कि हमारा कॉलिंग ऑब्जेक्ट होगा, सपोज करो कि इसी वाला ऑब्जेक्ट था हमारे पास, है ना। इसमें क्या हो रहा था, इसमें हो रहा था कि वी हैव टू ऑब्जेक्ट S2 एंड S1। जब हम इसको कॉपी कर रहे हैं कि S1 की सारी एट्रीब्यूट्स S2 के अंदर आ जाएं, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर डिलीटिंग everything from S2 and then we are just making copies of S1। बेसिकली एक डीप कॉपी बनानी है, शैलो कॉपी नहीं बनानी है। शैलो कॉपी बनाएंगे तो दे वोंट बी टू सेपरेट एंटिटीज, दे वुड रादर बी अ सिंगल एंटिटी। वो तो हम नहीं चाहते हैं। तो वी विल मेक डीप कॉपीज and then we will just equate them to the S2। तो मैं सबसे पहले क्या करता हूँ, मैं सबसे पहले ये करता हूँ I'll delete all of those attributes। अगर मेरा जो बुक स्टोर था S2 था that was not empty, so what you do is delete everything such as its size, its name, its ratings। साइज कुछ है नहीं, it was an IDs I guess। चीज़ों को डिलीट कर दो। तो कर दिया। अब क्या करना है, कॉपी करनी है। अब हम ये करते हैं, जो हमारा साइज था उसको हम ये कह देते हैं हमने जो सी भेजा है उसके साइज के इक्वल हो जाओ। मे बी अब जब साइज मिल गया तो हम क्या करते हैं, फॉर एंड आई इज इक्वल टू 0 और नॉट लाइक दिस, मे बी IDs is equal to new int size, names is equal to new string size। और इसी तरह रेटिंग्स को भी कर देते हैं। रिमेंबर रेटिंग फ्लोट थी तो हम एक नया उनका बना दिया। नाउ वी जस्ट नीड टू कॉपी ऑल ऑफ दीज इनटू आवर न्यू ऑब्जेक्ट। I is less than size and I plus plus, and what I do is I just say rating of I is equal to IDs of I is equal to and names of I is equal to C dot names। सिंपल, कोई इशू भी था।
तो हमारा ये जो कॉपी कंस्ट्रक्टर था वो भी कंप्लीट हो गया, या मोर ओवर इक्वल टू ऑपरेटर जिसको हमने ओवरलोड किया एज अ कॉपी कंस्ट्रक्टर, वो हो गया। एक गुड प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस है कि आप लोग जब भी कोड करें तो लास्ट में अपना डिस्ट्रक्टर भी बना लें। So let's just delete everything, which is the rating, delete names, delete IDs, कि जब भी कोई डिस्ट्रक्टर कॉल हो तो हो जाए। I think more or less we are done with this question. I don't know. अच्छा, but I think ये चीज़ हमने नहीं की अभी तक कि we haven't overloaded the cout operator. आप लोगों ने क्लास में किया होगा, लैब में किया होगा कि we always overload the cout operator as a friend operator. Friend क्या होता है? Can anyone write anything about the friend keyword in the chat? कि ये क्यों यूज करते हैं? और मैं इसको लिखने के लिए ना सिंपल कोपायलट इस्तेमाल कर लेता हूँ। I think we're done with this question. We'll just run it, or let's see if we get this output. Not really. Yeah. Maybe हमें ये कॉपी भी ना बनाए। आतिफ हो गया आपका? हाँ बस रन करना है, बस हो गया। आतिफ ट्राई टू वाइंड इट अप। साद कभी रहता है, आई डोंट नो उसका कितना पोर्शन रहता है।
चलो फिर इसी के साथ हमारा क्वेश्चन हो गया है आई गेस. That's basically how you would answer a question जिसके अंदर आपको ना पूरा काम करना होगा. So that's it from my side. साद अपना ना पार्ट अब कंप्लीट करेगा. साद आप आ जाओ. साद आ रही है. हाँ मैं कर लूँ, बस ये शेयर करो. साद ट्राई करो इसको 10 to 15 मिनट्स के अंदर. हाँ मैं बता देता हूँ, कोई मसला नहीं. स्क्रीन शेयर होगी. हाँ बस हाँ होगी स्क्रीन शेयर. अच्छा तो हाँ हम इधर हमने यहाँ तक कर लिया था कि यहाँ पे हमारे पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा था P1 जिसके अंदर हम P3 की वैल्यूज हम बस कॉपी कर रहे थे. उसके बाद हमारे पास ये ऑपरेटर आया ब्रैकेट वाला जो 2 दफ़ा आपका कॉल हुआ है. तो 2 दफ़ा कॉल हुआ है उसका मसला नहीं है. पहले ही वो 9 के साथ चलेगा. उसके बाद चूंकि वो अब बाय रेफरेंस यही ऑब्जेक्ट दोबारा रिटर्न कर रहा है तो वो दोबारा फिर 8 के साथ चलेगा. तो पहले P1 9. तो हमारे पास जो ऑपरेटर है वो जो इंटीजर वैल्यूज ले रहा है ओवरलोडेड पैरामीटराइज्ड है तो y की वैल्यू सेट कर लेगा आपके पास यहाँ पे 9 सेट कर देगा. उसके बाद वो यही ऑब्जेक्ट दोबारा इस जगह पे रिटर्न करेगा तो वो 8 के साथ कॉल हो जाएगा और फिर इस तरह P1 8 के साथ कॉल हो जाएगा और फिर वो y की वैल्यू सेट कर देगा 8 आपके पास 9 से. तो ये ऑब्जेक्ट इस तरह अब आपका P1 की वैल्यू सेट हो जाएंगी. उसके बाद आप कर रहे हैं डिलीट P कर रहे हैं आप. तो P का जो आप ऑब्जेक्ट है ना ये डिलीट हो जाएगा और फिर इसका जो है डीकंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. अब डीकंस्ट्रक्टर में हमारे पास सी आउट स्टेटमेंट है पॉइंट इज गोइंग. तो सी आउट स्टेटमेंट हम यहाँ लिख दें पॉइंट इज गोइंग. उसके बाद उसी तरह स्टैटिक दिस करके आप जो ये ब्रैकेट वाला ऑपरेटर है इसको दोबारा कॉल कर रहे हैं और वो बस x और y की वैल्यूज आपकी सी आउट कर रहा है. तो पॉइंट इज गोइंग आगे 5 और 6 आपके पास जो है वैल्यू आ जाएगी. ठीक है P डिलीट हो जाएगा. उसके बाद आप एक P2 ऑब्जेक्ट दोबारा बना रहे हैं जिसकी वैल्यू आप एक वैल्यू दे रहे हैं आप और वो 7 सेट कर रहे हैं. तो P2 जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा और उसकी x की वैल्यू जो है वो क्या सेट हो जाएगी 7 सेट हो जाएगी और उसकी वैल्यू जो है वो 0 सेट हो जाएगी y की वैल्यू. उसके बाद आपका एक ये लाइन सी आउट होती है और फिर उसके बाद प्रोग्राम खत्म हो जाता है. अब ये जो ऑब्जेक्ट्स बने हैं ये बारी बारी जिस ऑर्डर में ये ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हुए हैं ना उसी ऑर्डर में ये ऑब्जेक्ट्स डिलीट भी होंगे और उसी तरह उसी ऑर्डर में इनका डीकंस्ट्रक्टर कॉल होता रहेगा. तो सबसे पहले सबसे लेटेस्ट आपका P2 ऑब्जेक्ट बना था. P2 ऑब्जेक्ट डिलीट होगा और ये इसका डीकंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा. तो यहाँ पे पॉइंट इज गोइंग और 7 और 0 यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलरली उसके बाद जो आपका सेकंड लेटेस्ट ऑब्जेक्ट था जो ये P1 था ये डिलीट होगा और फिर उसके बाद पॉइंट इज गोइंग 0 और 8 आपके पास यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा. ठीक है. इसी तरह आपका फिर P1 तो ऑलरेडी डिलीट हो चुका था और सबसे लास्ट पे जो आपका P3 ऑब्जेक्ट जो सबसे पहले आपने बनाया था वो डिलीट हो जाएगा और फिर पॉइंट इज गोइंग 0 और 0 यहाँ पे आपके पास प्रिंट हो जाएगा. इस तरह ये वाला ड्राई रन इस तरह होगा. इसका आउटपुट ये आएगा. ठीक है. उसके बाद अगले ड्राई रन पे आते हैं. उसमें हमारे पास यहाँ पे इन्होंने सबसे पहले आप अगर ड्राई रन की ये ट्रिक होती है आपने ना एरर ढूंढना होता है. अगर तो आपके पास ड्राई रन में एरर आ जाए तो उसका आपको सोचना नहीं पड़ता. आप डायरेक्ट यहाँ पे लिख दें एरर. जब इस ड्राई रन में एक एरर है देखें आप जो ये आपका पब्लिक है ना इससे ऊपर आपने एक फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है ऑपरेटर ओवरलोड किया हुआ है लेस देन का और जो उसको आपने कॉल किया हुआ यहाँ पे लेस देन सिंबल यूज करके. तो ये वाला ऑब्जेक्ट ये वाला फंक्शन कॉल नहीं कर सकता आउटसाइड ऑफ द ऑब्जेक्ट क्योंकि प्राइवेट है. कोई क्वेश्चन है किसी का? साथ थोड़ा जूम इन कर दो डायरेक्ट के अंदर. अच्छा मैं जूम कर रहा हूँ. अच्छा ये जो है यहाँ पे ये वाला जो लेस देन सिंबल जो यूज हुआ है ये अब इस फंक्शन को कॉल नहीं कर सकता क्योंकि ये प्राइवेट फंक्शन है. तो यहाँ पे बस सीधा सीधा एरर आ जाएगा और इसका कोई आउटपुट नहीं होगा. ठीक है. अगले सवाल पे आ जाते हैं. ये देखने में थोड़ा लंबा है लेकिन ये बहुत आसान सा इतना मुश्किल नहीं है. ठीक है. सबसे पहले आपने देखा कि ऑब्जेक्ट बनने के डायरेक्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट क्लास बनने के डायरेक्ट बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना. आप मेन में आ जाएंगे. मेन में आपके पास एक ऑब्जेक्ट ए बन रहा है और बी बन रहा है. तो आप ऑब्जेक्ट ए बना दें और ऑब्जेक्ट बी बना दें. आप ये ए हो जाएगा आपका और ये बी हो जाएगा. उसके बाद ए की वैल्यू 3 4 सेट कर लें. ठीक है. यहाँ पे आपके पास जो कंस्ट्रक्टर है वो आपके पास वैल्यू सेट कर रहा है. ठीक है. जो वैल्यूज आप पास हो रही हैं तो 3 और 4 ए की वैल्यू सेट होगी
और बी की वैल्यू 5 और -6 सेट होगी। सही है। उसके बाद ए डॉट प्रिंट कर रहा है। ए डॉट प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, वो देखता है कि अगर आपके पास आई जो जो दूसरी वैल्यू है वो अगर लेस देन 0 है तो वो आपके पास ये वाली लाइन प्रिंट करता है, वरना आपके पास वो ये वाली लाइन प्रिंट करता है। तो अभी आपके पास 4 ग्रेटर देन 0 है तो आपके पास 3 + 4 आई प्रिंट हो जाएगा, यहाँ पे 3 + 4 आई प्रिंट हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद बी डॉट प्रिंट हुआ। ठीक है, बी में भी यही बिल्कुल यही वाला फंक्शन कॉल होगा, और 5 अब चूंकि इसकी आई की वैल्यू लेस देन 0 तो उसका ये वाली सी आउट कॉल हो जाएगी, तो ये 5 - 6 आई आउट कॉल हो जाएगी, आउटपुट आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद अब आपके पास एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है सी। ठीक है, और उसमें आप शुरू में आप उसको कोई वैल्यू सेट नहीं कर रहे, तो उसकी जो डिफॉल्ट वैल्यूज हैं 1.0 1.0 वो यहाँ पे सेट हो जाएंगी, 1 1 सेट हो जाएगी। उसके बाद आप यहाँ पे आप दो ऑब्जेक्ट्स को ऐड कर रहे हैं और तीसरे के अंदर डाल रहे हैं। अब यहाँ पे प्लस ऑपरेटर सबसे पहले देखना है, अपने ओवरलोड हुआ है हमारे पास। हाँ, यहाँ पे प्लस ऑपरेटर ओवरलोड हुआ है। वो क्या करता है, बस सीधा इन दोनों की वैल्यूज को ऐड करता है और जो है वो उसके अंदर सी वाले को असाइन कर देगा। तो 3 + 5 आप करेंगे तो 8 आ जाएगा, तो इसके अंदर 8 आ जाएगी वैल्यू। और जो 4 - 6 करेंगे तो -2 आ जाएगी। तो यहाँ पे 8 और -2 आपके पास जो है ना सी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक है, इक्वल टू ऑपरेटर कहीं पे ओवरलोड नहीं हुआ हो तो सीधा सीधा ये मेंबर वाइज असाइनमेंट करेगा, जो चीज़ रिटर्न होगी उसके साथ सिंपल मेंबर वाइज असाइनमेंट हो जाएगी उसकी वैल्यूज। उसके बाद आप सी डॉट प्रिंट करेंगे तो आपके पास चूंकि ये वैल्यू लेस है तो 8 - 2 आयोटा आपके पास प्रिंट हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद आप देखें यहाँ पे आप ++a कर रहे हैं। ठीक है, ++a कर रहे हैं तो प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं। प्री इंक्रीमेंट का हमने पीछे देखा था कि उसकी जो वो है ओवरलोडिंग कैसे होती है कि उसमें आप कोई भी पैरामीटर जो है ना वो पास नहीं करते। तो यहाँ पे आप देखें कोई भी पैरामीटर पास कौन से वाले ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नहीं होगा, इस वाले ऑपरेटर ओवरलोडिंग में नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे ये लोग ये कर रहे हैं, प्री इंक्रीमेंट वाले के अंदर ही ये लोग क्या कर रहे हैं, पोस्ट इंक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपका जो है वो ऑपरेटर जो ये वाला फंक्शन कॉल होगा, ये बेसिकली क्या करेगा, एक ऑपरेटर एक ऑब्जेक्ट बनाएगा जिसके अंदर बिल्कुल इसी की वैल्यूज कॉपी हो जाएंगी, और फिर ये इस वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को प्लस प्लस कर देगा। तो आपने एक कॉल किया था तो ए की वैल्यूज 3 4 से आपके पास क्या हो जाएंगी, 4 5 हो जाएगी, ये वाली खत्म हो जाएंगी। और रिटर्न क्या करेगा, वो पिछली वाली वैल्यूज 3 4 रिटर्न कर देगा। तो जो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रिटर्न होगा उसके अंदर 3 4 है, तो आपके पास जो है 3 + 4 आयोटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। 3 + 4 आयोटा यहाँ पे प्रिंट हो गया। 3 + 4 आयोटा प्रिंट हो गया। उसके बाद आपके पास ये c = ++a अब आप दोबारा कर रहे हैं तो दोबारा यही फंक्शन कॉल होगा, और 4 5 खत्म अपडेट होके 5 और 6 हो जाएंगी वैल्यूज a की। और यहाँ पे रिटर्न क्या होगा, वो वाला ऑब्जेक्ट जिसकी वैल्यू 4 5 थी, तो यहाँ पे वो c की वैल्यू अब 8 2 से खत्म होके 4 और 5 हो जाएगी। ठीक है, 4 5 होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे, c डॉट प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 4 + 5 आयोटा आपके पास ये प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे। सही है। उसके बाद 4 + 5 आयोटा प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करेंगे, a++, अब यहाँ पे पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है तो आपके पास वो वाला फंक्शन कॉल होगा जिसमें अब आपने एक डमी वेरिएबल इंट पास किया हुआ है फंक्शन पैरामीटर। अब यहाँ पे एक्चुअली ये लोग प्री इंक्रीमेंट कर रहे हैं पोस्ट इंक्रीमेंट वाली कॉल के अंदर, फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे क्या होगा, बस सिंपल a की जो वो वैल्यूज है वो 5 6 से कर देगा, अपडेट करके उसको 6 7 कर देगा। a की वैल्यू अपडेट होगी, उसके बाद वो प्रिंट कर देगा, तो ये बेसिकली 6 + 7 आयोटा यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। और a डॉट प्रिंट दोबारा कॉल हुआ तो यहाँ पे 6 + 7 आयोटा दोबारा ये प्रिंट कर देगा। ठीक है। अब इस सवाल में किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। ओके, अगर नहीं है तो अगले सवाल पे आते हैं। ठीक है, ये सवाल इसको अब इसमें एक देखें आप, स्टैटिक वेरिएबल है। स्टैटिक वेरिएबल होता है आपको उसको अलग से डिफाइन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे देखें इन्होंने स्टैटिक वेरिएबल को डिफाइन किया हुआ है, तो सबसे पहले आपने स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू बना दी, यहाँ पे उसको आपने 0 कर दिया। उसके बाद आप यहाँ पे देखें तो क्लास डिफाइन होने के बाद इन्होंने एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है ए के नाम से। ठीक है, तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाएगा ए। ठीक है, ए बन जाएगा, और उसकी जो उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कॉल हो जाएगा। उसमें आप सी आउट कर रहे हैं n++।
पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर है तो इसका मतलब है कि पहले 0 सी आउट हो जाएगा और n की वैल्यू अपडेट होके 1 हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद आप मेन के अंदर आ जाएं। मेन के अंदर आपके पास एक ऑब्जेक्ट बन रहा है बी और सी ऑब्जेक्ट बन रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले आपने एक ऑब्जेक्ट बी बनाया, उसके अंदर आपने 9 वैल्यू पास कर दी। ठीक है, तो इसका पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर कॉल होगा जिसमें आप इंटीजर वैल्यू पास करें, ये इंट आई। ये बेसिकली क्या करेगा कि n की वैल्यू आई को रख देगा। तो आप 9 पास कर रहे थे तो आपके पास जो ये वैल्यू थी 1, ये अब अपडेट होके 9 हो जाएगी। ठीक है, वैल्यू अपडेट हो गया और फिर सीधा सीधा n आपके पास प्रिंट हो जाएगा, तो आपके पास यहाँ पे 9 जो है वो प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं अगले ऑब्जेक्ट पे जो सी ऑब्जेक्ट बना रहे हैं वो। ठीक है, सी ऑब्जेक्ट बन जाएगा यहाँ पे और उसका उसी तरह फिर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा, उसमें n प्लस प्लस हो रहा है। n प्लस प्लस हो रहा है तो इसका मतलब है कि n की वैल्यू पहले प्रिंट कर देगा जो कि है 9 और n को यहाँ पे इंक्रीमेंट कर देगा 10। ठीक है, उसके बाद ये एक फंक्शन कॉल कर रहे हैं फन और उसमें बी पास कर रहे हैं। ठीक है, फन आपका जो फंक्शन है एक, अब वो ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो ये एक्सेप्ट कर रहा है ये बाय रेफरेंस नहीं एक्सेप्ट कर रहा। जब बाय वैल्यू ऑब्जेक्ट वो एक्सेप्ट करता है तो वो उसकी एक अलग से ऑब्जेक्ट बनाता है। तो यहाँ पे हमारे पास फंक्शन n, एक n का भी ऑब्जेक्ट बनेगा n, और उसमें क्या है आपके पास जो b की वैल्यू है वो कॉपी हो जाएगी। ठीक है, b की कोई वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो वो आपके पास जो वही जो पिछली वैल्यू थी n की वैल्यू वो वही रहेगी। उसके बाद आप अच्छा यहाँ पे सॉरी यहाँ पे एक देख लें, यहाँ पे इन्होंने वो कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है, कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है। कॉपी कंस्ट्रक्टर बनाया हुआ है तो यहाँ पे जब n का ऑब्जेक्ट बनेगा तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू दूसरा ऑब्जेक्ट हो रहा है तो कॉपी कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया। अब कॉपी कंस्ट्रक्टर में आपके पास n की वैल्यू के अंदर 5 इंक्रीमेंट हो रहा है तो ये 10 से हट के 15 हो जाएगी वैल्यू आपकी, और जो n है वो आपका प्रिंट हो जाएगा, तो 15 यहाँ पे प्रिंट हो गया। उसके बाद यहाँ पे n की वैल्यू अपडेट हो गई, वो बस प्रिंट होगी। उसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे दोबारा आ जाएंगे इस फंक्शन के अंदर जो फंक्शन कॉल हुआ था। अब आप यहाँ पे सी आउट कर रहे हैं इस n के थ्रू, आप इसी n को एक्सेस कर रहे हैं, इस वाले n के थ्रू आप इसको एक्सेस कर रहे हैं। और ये आप स्टैटिक वेरिएबल्स में इस तरह भी अलाउड होता है, आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो आपने उसको 15 दो दफ़ा प्रिंट हो गया क्योंकि आप वहाँ से एक्सेस करके प्रिंट कर रहे थे। ठीक है, अब आप ये वाला फंक्शन खत्म हो गया। उसके बाद सम फंक्शन कॉल कर रहे हैं इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू आप ये फंक्शन कॉल कर रहे हैं, और यहाँ पे आप सम फंक्शन के अंदर इसकी वैल्यू को 15 से ख़त्म करके बेसिकली क्या कर रहे हैं 5 कर रहे हैं। सिंपल। अब यहाँ पे जो है ना ये फंक्शन खत्म हो गया। अब चूंकि ये फंक्शन खत्म हुआ है तो ये ऑब्जेक्ट n जो था ये इस फंक्शन के अंदर बना था, ये बेसिकली यहाँ से खत्म हो जाएगा। ये खत्म होगा तो ये बेसिकली क्या करेगा, इस डी कंस्ट्रक्टर को इन्वोक करेगा। डी कंस्ट्रक्टर में क्या हो रहा है, आपकी n की वैल्यू एक कम हो रही है, 5 से बेसिकली 4 हो रही है, और वो बेसिकली उसको प्रिंट कर रहा है, तो यहाँ पे बेसिकली 4 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब आप वापस यहाँ पे आ जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो बेसिक आपका मेन खत्म हो गया। तो ये ऑब्जेक्ट भी बारी बारी डिलीट हो जाएंगे। पहले सी डिलीट हुआ, ठीक है, n की वैल्यू 4 से 3 हुई, 3 प्रिंट हुआ, ये वाला ऑब्जेक्ट खत्म हुआ, 3 से आपकी वैल्यू 2 हुई, 2 प्रिंट हुआ, ये ऑब्जेक्ट खत्म हुआ सबसे एंड पे, क्योंकि ये आपके मेन के बाहर बना था तो ये सबसे एंड पे खत्म हो जाएगा। ठीक है, 2 ये ऑब्जेक्ट खत्म हुआ तो n की वैल्यू 1 होगी और ये 1 प्रिंट हो गया, और उसके बाद बस ये इस ड्राइविंग का आउटपुट है। कोई सवाल इन सारे ड्राइविंग में से पूछ लें। कोई सवाल नहीं किसी का भी। चलिए फिर इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं। गुड लक फॉर योर सेशंस। ओके यार, सेशन अभी हम एंड कर रहे हैं। आपके जो भी क्वेश्चन वगैरह हुए आप ग्रुप में पूछ सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। अल्लाह हाफिज़। ओके यार, थैंक यू सो मच।
अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz.